लाल किताब ये कहती है, एकादश भाव में अगर केतु बैठा है तो चंद्र बर्बाद। आपने प्रिडिक्शन करी थी ट्रम्प वाली और आपने कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया ट्रम्प, और ट्रम्प ही आ गया। अब सवाल उठता है कि मोदी जी के बाद कौन? ये जो लाल किताब है हमारी, इसमें किसी की अगर फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है और वो मेहनत भी कर रहा है, सारी चीज़ें है, तो क्या वो चीज़ सही हो सकती है? और सही हो सकती है तो कैसे हो सकती है? भारतीय धर्म के नाम पे मारे गए हैं। धर्म पूछ पूछ के कि अगर आप हिंदू हो तो गोली मारो। इससे दुखद 21वीं शताब्दी में इससे बड़े राक्षस कोई हो नहीं सकते। आपने अभी साढ़े साथी के बारे में बात करी कि जब भी आती है तो लोग डर जाते हैं, साढ़े साथी आ गई, काम करना नहीं करना है, उसके क्या उपाय होते हैं? और ये साढ़े साथी क्या है वैसे? वो प्रभु राम के चरणों में समर्पित थे और कहते हैं, युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फली जानू। आजकल आपने देखा ही होगा बहुत सारे लोग ना एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं जैसे हमारा रिलेशन सही नहीं चल रहा है, रिलेशन में ये कमी है, किसी की शादी, किसी का डाइवोर्स, किसी का कुछ ना कुछ चल ही रहा है आज की डेट में अगर देखा जाए तो। उसके लिए क्या उपाय होते हैं, आप क्या बताना चाहोगे उनके लिए? कुंडली में अगर शनि और मंगल इकट्ठे बैठे हैं अष्टम में, द्वादश में, इंडिकेशन है ये कैंसर होगा। अगर कोई रेमेडी गलत समय पे की जाए या गलत तरीके से की जाए तो उसका उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। जब अमेरिका में इलेक्शन हो रहे थे तो भारत के एक एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी करी कि कमला हैरिस नहीं, ट्रंप जीतने वाले हैं। और ये इलेक्शन से पहले ही उन्होंने प्रिडिक्शन करा था। और जितने भी सारे एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर थे, उन्होंने बोला कि इन एस्ट्रोलॉजर ने कंप्लीटली गलत प्रिडिक्शन करा है, क्योंकि कमला हैरिस के बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे थे सबको, लेकिन अंत में ट्रंप जीत गए। उन एस्ट्रोलॉजर का नाम था राकेश खतुरिया, जिनको 40 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और मैं बता दूं, हमने उनको अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट किया है, प्लस वो 2-3 भविष्यवाणी करके गए हैं। पहली भविष्यवाणी राहुल गांधी के बारे में, दूसरी भविष्यवाणी की प्राइम मिनिस्टर मोदी कब तक रहेंगे, तीसरा योगी प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, और सबसे बड़ी चीज़ वो जो एस्ट्रोलॉजर है वो लाल किताब के एस्ट्रोलॉजर हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजर के भी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं क्योंकि बहुत टफ होती है, और 40 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आप ये वाला पॉडकास्ट देखोगे तो आपका 360 पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा एस्ट्रोलॉजी का, न्यूमरोलॉजी का और लाल किताब का। अगर आप लोगों को जानना है और सीखना है कि लाल किताब किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो तो आप ये पॉडकास्ट पूरा एंड तक देख सकते हो। राकेश जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ पॉडकास्ट करने के लिए। 2 रीज़न है। पहला रीज़न कि मैंने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे पॉडकास्ट करे हैं, लेकिन पहला इंसान आया है जो लाल किताब के बारे में बात करने वाला है। श्योर। और लाल किताब के बारे में ज़्यादा कोई लोग बात नहीं करते हैं। दूसरा, आप संजय जी के फादर हो तो मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट वाली चीज़ है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट के लिए जी। तो मेरा पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि जो लाल किताब है वो उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, और लाल किताब है क्या, और वो नॉर्मल वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कैसे अलग है? देखिए, लाल किताब जो है अविभाजित भारत में, पंजाब में किसी लाइब्रेरी में थी और उस पे धूल जम गई थी। सैकड़ों वर्षों से किसी ने उसको देखा तक नहीं था। तो पंडित रूपचंद जी जोशी, जो कि अपने टाइम में अंग्रेज़ों की सर्विस में थे, अकाउंटेंट थे और उर्दू अरेबिक के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, उनको उस बुक के बारे में जिज्ञासा हुई और उन्होंने उस बुक का अध्ययन किया। उसमें वो अपने जो लुधियाना है, जालंधर है, उस क्षेत्र में फरवाना करके जो गांव है वहाँ रहा करते थे और बाद में वो शिमला शिफ्ट हुए थे। अच्छा। तो उन्होंने उस बुक का अध्ययन कर करके पाया कि ये तो जनमानस के लिए बड़ी उपयोगी है तो ये ज्योतिष, लेकिन वैदिक ज्योतिष से थोड़ा हट के है। उसमें जो उपाय बहुत दिए गए हैं, तो उन्होंने उसका अध्ययन कर करके अपने शब्दों में ढालना शुरू किया। उनके शब्द भी अरेबिक और उर्दू मिक्स थे, क्योंकि उस समय वो वहाँ बोलचाल की भाषा थी। ठीक है। तो उन्होंने 1939 में इसका
छोटा गुटका दिया, ठीक फिर है। लाल किताब के अरमान पब्लिश किए उन्होंने, लाल किताब के फरमान पब्लिश किए, फिर अल्टीमेटली 1952 में उन्होंने इसका फाइनल वर्जन दिया और ये आई वहाँ से। और चूंकि जब सूर्योदय होता है तो भगवान सूर्य का रंग लाल होता है, ग्रह मंडल के राजा हैं और उसी से सारी ज्योतिष चलती है। और अगर शरीर के अंदर भी हम देखें तो हमारे शरीर में जो है रक्त जो है, ब्लड है, वो रेड कलर का है। तो इसी के कारण उन्होंने इसका नाम लाल किताब रखा। ठीक है। और ये वैदिक ज्योतिष और इसका क्या रिलेशन है? जो वैदिक ज्योतिष है वो बात करती है राशियों की, भावों की और नक्षत्रों की। तो ये मैं बता दूं कि सबके बहुत ही काम की चीज़ है। हर इंसान को अपना लगन, अपनी राशि और अपना नक्षत्र मालूम होना चाहिए। ब्रह्मांड के अंदर यही उसका एड्रेस है। जिस समय जातक का जन्म होता है, ईस्ट हॉराइजन पे जो राशि उदित हो रही है उसे लगन कहा जाता है। राशियां 12 ही हैं, मेष से लेके मीन तक, और एक पूरा 360 डिग्री का वृत्त बनता है। 30 डिग्री की एक राशि है। तो जो ईस्ट होराइजन पे राशि उदित हो रही वो 1 से 12 तक कोई भी हो सकती, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, तो वो उसका लगन है। ठीक है। और उस क्षण पे जिस राशि में चंद्रमा है वो उसकी राशि है, और चंद्रमा उस क्षण पे जिस नक्षत्र में है वो उसका नक्षत्र है। क्योंकि नक्षत्र 27 होते हैं, एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है और उसमें भी उसके 4 चरण होते हैं, तो प्रत्येक चरण 3 डिग्री 20 मिनट का होता है और यही नवमांश भी कहलाता है। तो नक्षत्र शुरू होते हैं अश्विनी से, मेष राशि का पहला नक्षत्र ये केतु का है, और अंतिम नक्षत्र 27वां होता है रेवती। मीन राशि का अंतिम नक्षत्र ये बुध का होता है। तो इस तरह से उसमें जो प्लैनेट्स की, बाकी प्लैनेट्स की जो पोजीशन है वो कुंडली में बैठा दी जाती है पंचांग के हिसाब से। तो जातक की कुंडली तैयार हो गई। ठीक है। मान लीजिए कि जिस समय जातक का जन्म हुआ उस समय ईस्ट होराइजन पे सिंह राशि उदित हो रही थी, सिंह लगन हो गया। और मान लीजिए कि उसका चंद्रमा जो है वो कुंभ राशि में है, सप्तम भाव में, तो उसकी राशि हो गई कुंभ। और जो कुंभ राशि में जो नक्षत्र होते हैं, धनिष्ठा नक्षत्र होता है, शतभिषा नक्षत्र होता है और पूर्वाभाद्रा नक्षत्र होता है। मान लीजिए कि चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में था, तब उस जातक का लगन सिंह हो गया, राशि जो है उसकी कुंभ हो गई, उसका जो नक्षत्र है शतभिषा हो गया। बाकी प्लैनेट्स की जो पोजीशन है उनको पंचांग के हिसाब से सेट कर दिया गया। तो ये हो गई वैदिक की कुंडली। और जिस नक्षत्र में चंद्रमा होता है उस नक्षत्र की ही महादशा से उसका जीवन प्रारंभ होता है। तो इस केस में हमने शतभिषा नक्षत्र माना है जो राहु का है, तो उसकी जो महादशा जन्म के समय प्रारंभ होगी वो राहु की होगी। अब हम इसको कुंडली को लाल किताब की दृष्टि से देखते हैं। लाल किताब कहती है कि मैं सिर्फ पक्के घरों को मानती हूं, ना तो नक्षत्र को मानती हूं ना राशि को मानती हूं, काल पुरुष की कुंडली को मानती हूं। अब इसी कुंडली को लाल किताब की कुंडली में परिवर्तित करने के लिए मान लीजिए इसको सागर में डुबो दिया गया, यूं इमेजिन कीजिए। तो भाव तो तैरते रहे, उसके साथ ग्रह भी तैरते रहे, लेकिन जो राशियां थी वो और नक्षत्र थे वो डूब गए, यूं इमेजिन कीजिए। तो अब जो तैरती हुई कुंडली है उसमें भाव हैं और उसमें ग्रह हैं। अब
जो पहला हमने इसमें लिया था कि सिंह लगन है, तो सिंह लगन का सीरियल नंबर 5 होता है वैदिक के हिसाब से। ये सूर्य की राशि होती है, इसका स्वामी सूर्य होता है। लेकिन लाल किताब कहती है अब मैं 5 को 5 नहीं मानूंगी, 5 को वो 1 मानेगी, क्योंकि ये सबसे पहले ऊपर का घर है, लगन है। तो 5 को मिटाया, 5 तो डूब गया ना, जब वो समुद्र में डाला तो 5 तो वैसे ही डूब गया, गिनतियां जो है राशियां डूब गई। ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला भाव जहां वहां 5 था वहां 1 लिख दिया, जहां उसके बगल में 6 था वहां 2 लिख दिया, एंड सो ऑन। जो लास्ट में 12वां घर था वहां 4 था, वहां 12 आ गया। अब ये 1 से 12 तक पक्के घर हैं। अब किस पक्के घर का स्वामी कौन है और कारक कौन है, लाल किताब उस पे चलती है। और उसमें कोरिलेशन भी आता है वैदिक के साथ, क्योंकि वैदिक इज द मदर ऑफ ऑल अकल्ट साइंसेस। ओके, मतलब ये एस्ट्रोलॉजी से काफी डिफिकल्ट माना जाता है। हाँ, तो अब जो पहला घर है पक्का घर, उसका स्वामी तो मंगल है, कारक उसका सूरज है। जबकि अगर हम वैदिक के हिसाब से जब ले रहे थे तो पहले घर का स्वामी सूरज था, लेकिन जैसे ही हमने उसको लाल किताब कुंडली में कन्वर्ट किया तो पहला पक्का घर मंगल का है, और मेष राशि का स्वामी मंगल ही होता है, और उसका कारक सूरज है जो पूरे आपके शरीर को कंट्रोल करता है। दूसरा पक्का घर है वो शुक्र का है, लेकिन उसका कारक गुरु है। तीसरा पक्का घर वो बुध का है, उसका कारक मंगल है। चौथा पक्का घर चंद्रमा का है, उसका कारक भी चंद्रमा है। पांचवा पक्का घर सूरज का है, जबकि लाल किताब के हिसाब से सूरज पहले घर का मालिक हो रहा था, लगन का, लेकिन कन्वर्ट होने के बाद पांचवा पक्का घर सूरज का है, सिंह राशि, लेकिन इसका कारक गुरु है। छठा पक्का घर बुध का है, इसका कारक केतु है। सातवां पक्का घर शुक्र का है, तुला राशि हो जाती है, और इसका कारक बुध और शुक्र दोनों ही हैं। आठवां पक्का घर वृश्चिक राशि हो जाती है, इसका मालिक जो है मंगल है, और इसका कारक मंगल शनि और चंद्रमा तीनों ही होते हैं। नवम पक्का घर गुरु का है, और इसका कारक भी गुरु है। 10वां पक्का घर शनि का है, और इसका कारक भी शनि है। 11वां पक्का घर शनि का है, लेकिन कारक गुरु है। और ये हमारे समाज में, गवर्नमेंट में, कोर्ट को, कचहरी जिसको बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट है जैसे हाई कोर्ट है, ये कोर्ट को रिप्रेजेंट करता है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये मालिक तो शनि है इसका, जो जज बैठे होते हैं काले कपड़े पहन के बैठे होते हैं, कारक गुरु है, गुरु धर्म का प्रतीक है। और इसीलिए आपने देखा होगा जब गवाह कटघरे में जाता है तो वो कसम खा के कहता है, धार्मिक बुक की, अपनी गीता की या जो भी है, कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। कोरिलेशन बता रहा हूँ कि मालिक और कारक का क्या फर्क। मालिक तो जज है, लेकिन जो गवाह है वो धर्म की शपथ लेके कहता है। 12वां पक्का घर आपके घर की छत है, और उसका कारक राहु है। तो उसका जो मालिक है गुरु है। तो यहां भी ये थोड़ा सा विरोधाभास आता है, ये स्थिति हो गई। अब लाल किताब ये कहती है कि अगर लगन में सूरज बैठा है पहले पक्के घर में, तो ये उच्च का होगा। वैदिक के हिसाब से किसी भी राशि का हो, चाहे उसकी नीच राशि का ही हो, लेकिन उसको उच्च का माना जाएगा। वैदिक के हिसाब से मान लिया अगर नीच भी है तो वो उच्च के फल देगा जी। और जैसे 8वां पक्का घर, उसमें चंद्रमा नीच का हो जाता है 8वें पक्के घर में, क्योंकि वो वृश्चिक राशि बन जाती है। 9वें घर में चंद्रमा बहुत अच्छा माना गया, उसका कारक गुरु है। गुरु और चंद्रमा दोनों मित्र हैं। तो यहाँ पे वैदिक और लाल किताब दोनों सहमत होते हैं। और लाल किताब ये कहती है कि अगर 9वें घर में शुभ चंद्रमा है तो ऐसा जातक चाहे कितने ही गरीब घर में क्यों ना पैदा हुआ हो, बड़ा होते होते जहाज़ों का मालिक हो जाएगा।
या उसके पास घड़े के आकार का मोती होगा, स्टेटमेंट देती है। यानी वो बहुत समृद्ध हो जाएगा अपने जीवन में, बहुत तरक्की करेगा। इसमें इस पॉइंट पे लाल किताब और वैदिक सहमत हो जाती। अब जैसे 5वां घर है, मैंने बताया उसका पक्का जो घर है वो सूरज का है, कारक उसमें गुरु है। तो 5वें घर में यदि सूरज या गुरु बैठा है तो ऐसे जातक की उन्नति, अगर सूरज बैठा है तो राजा करवा देगा, और अगर गुरु बैठा है तो कोई ना कोई गुरु साधु उसको उन्नति करवा देगा। और इसके बड़े सुंदर उदाहरण हैं योगी आदित्यनाथ जी। जी, अब मैं आपसे, पता है मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था जिसमें आपने भविष्यवाणी करी थी और जो आपकी सही हो गई ट्रम्प से रिलेटेड। मतलब जितने भी एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजर ने प्रिडिक्शन किया था सबके गलत, सिर्फ भारत में आपका सही था। थैंक यू। एंड वो देखने के बाद मुझे लगा कि यार नहीं, राकेश जी को हमें शो पे बुलाना ही है और हम भी प्रिडिक्शन कराएंगे। लेकिन कुछ लाल किताब से रिलेटेड क्वेश्चंस है जो ऑडियंस ने पूछे हैं और मैं चाहता हूँ इसको बहुत सरल बनाया जाए। अभी जितनी भी सारी चीज़ें आपने बताई वो बहुत डीप बताई हैं। मतलब आप, मेरे लिए तो बिल्कुल नया ही टॉपिक है, बट लाल किताब अपने आप में एक टफ टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा। नहीं, ये आवश्यक था क्योंकि जब दोनों का कंपैरिजन करना है कहाँ फर्क आता है तो यहाँ तक बताना जरूरी है, तभी क्लियर होगा। गॉट इट। और आगे ज़्यादा हम ऐसा बताएंगे सबकी समझ में आए सारी बातें। गॉट इट, ठीक है। एक तो आपको 40 साल हो गए हैं इस चीज़ को करे हुए, नहीं तो जितने लोग होते हैं मोस्टली मैं देखता हूँ 10 साल, 15 साल, 20 साल, लेकिन डबल 40 साल। आप इससे लाल किताब से कैसे जुड़े? ज्योतिष बचपन से ही मेरा पैशन था और मैं उसका अध्ययन करता रहता था और जो जानकार हैं उनसे समझता रहता था इस विषय को। और लगभग 40 साल पहले मैं ONGC में काम करता था, मेरी पोस्टिंग आसाम में हुई। तो वहाँ एक पंजाब से थे सरदार जी, वो मेरे दोस्त बन गए। तो ज्योतिष की बातें होती थी तो उन्होंने कहा कि देखो मेरे पास लाल किताब है। तो मैंने कहा लाल किताब क्या होती है मुझे बताइए। तो उन्होंने बताया मुझे, और वो उनके पास लाल किताब मोटे वाली थी पूरी, और उस समय वो साइक्लो स्टाइल होके बनती थी, प्रिंटेड नहीं थी। वो किताब उन्होंने दी, मैंने उसका अध्ययन किया और मुझे उन्होंने लाल किताब के बारे में बहुत समझाया, ज्ञान दिया। और फिर वो हम लोग संडे को बैठा करते थे और हमारे जो दोस्त कुलीग होते थे वो आते थे अपनी समस्याएं लेके, और पहले वैदिक के हिसाब से मैनुअली कुंडली बनती थी, उस ज़माने में सॉफ्टवेयर नहीं होते थे 40 साल पहले, और उसको फिर हम लाल किताब की कुंडली में कन्वर्ट करके समस्याओं को देखते हुए, ग्रहों को देखते हुए लाल किताब के उपाय जो है रिकमेंड किए जाते थे। उस हिसाब से उनके साथ बैठते बैठते काफ़ी मुझे इसका नॉलेज हो गया और उसके बाद मैं लगातार अध्ययन करता रहा। ठीक है, लाल किताब के ऊपर ही चलते हैं। मतलब लाल किताब में जो रेमेडीज़ हैं वो क्या सिंपल होती हैं और एस्ट्रोलॉजी का इसके पीछे कोई लॉजिक होता है? जी हाँ, सिंपल होती हैं और अफेक्टिव होती हैं और आपके शरीर और नेचर से जुड़ी हुई होती हैं। गॉट इट। आजकल ना मतलब एस्ट्रोलॉजर पे कोई ज़्यादा विश्वास नहीं करता है। मतलब मार्केट में आपको पता ही होगा कि क्या हाल है, क्योंकि लोग बहुत उल्टा सीधा बताते हैं पैसे बनाने के लिए, तो एस्ट्रोलॉजी पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाते। लेकिन लाल किताब का जहाँ नाम आ जाता है ना, कोई नॉर्मल इंसान नहीं छूता लाल किताब को। तो क्या लाल किताब लोगों का ट्रस्ट जीत सकती है? मतलब लाल किताब में ऐसा है कुछ जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी से बहुत ही ऊपर है? जी हाँ, लाल किताब लोगों का ट्रस्ट जीत सकती है और काफ़ी हद तक जीत भी चुकी है। जैसे मैं बताता हूँ कि अगर बुध 12वें या 9वें घर में है, दोनों घर गुरु के हैं, तो वो बहुत अशुभ फल देगा। 12वें के बुध के लिए लाल किताब ये कहती है ऐसा जातक उछल उछल के मेढक की तरह चलेगा। देखिए लाल किताब की भाषा है। कौन उछल उछल के चलता है मेढक की तरह? इंसान जिसके बैसाखी लगी होती है साइड में और उसकी टांगें काम नहीं करती, यानी जिसके 12वें में बुध है वो यहां तक उसको डैमेज कर सकता है। अब बताइए इसका कितना सरल उपाय भी वो बताती है। आप अपने घर में शंख मत रखिए,
माला मत पहनिए, आप ताबीज मत पहनिए, आप हरी चीज़ों से दूर रहिए, घर में तुलसी भी मत रखिए, और ये नाक जो है यहाँ से छेदन करवा लीजिए। ये जो नाक यहाँ से छेदन कराएंगे तो यहाँ जो नसें खोपड़ी में जाती हैं, छेदन करवा के यहाँ कुछ चांदी की तार डलवा दीजिए ऐसी गोल करके। नाक में छेद हो गया, नाक बुद्ध होता है, वो 96 डेज तक वो तार इसमें डाले रखनी है और वो उसके बाद निकाल देनी, छेद बंद हो जाएगा। लेकिन बुद्ध का जो आपका दोष था वो दूर हो गया 50 रुपए में। इसका क्या लॉजिक होता है? मतलब लॉजिक इसका बहुत जबरदस्त लॉजिक है। आप वैदिक के हिसाब से उसके ग्रहों के मंत्रों के जाप कराइए, बुद्ध के ये कराइए, लाखों रुपया खर्च हो जाएगा, पर वो आपको अफेक्ट नहीं मिल पाएगा। ये नाक जो है हमारे बुद्ध को रिप्रेजेंट करती है। बॉडी में अलग अलग पार्ट अलग अलग प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नाक हमारा बुद्ध है, और यहाँ से जो नसें जाती हैं ना, खोपड़ी में जाती हैं, वहाँ उसमें कुछ रुकावट है, और ये पूरी साइंटिफिक है। यहाँ से जैसे ही छेद किया ना, वो नसें एक्टिवेट होंगी और 96 देर तक वो छेद रहेगा, तो उसमें वो एक्टिवेट होंगी। इतना टाइम उनको चाहिए। उसके बाद आप निकाल दीजिए चांदी की जो तार यहाँ डाली है रिंग बना के, और छेद बंद हो जाएगा। आपका बुद्ध के प्रभाव अच्छे हो जाएंगे, और जो मैंने कहा ना उछल उछल के मेढक की तरह चलेगा, वो समस्या खत्म। आप इतनी बड़े हादसे से बचेंगे। ठीक है, ठीक है। राकेश जी, एक केस स्टडी के ऊपर बात करते हैं। ऐसा कोई क्लाइंट, आपके तो अब बहुत ही क्लाइंट होंगे क्योंकि आप फेमस हो चुके हैं, तो ऐसा कोई क्लाइंट जिस पे आपने लाल किताब का पूरा इस्तेमाल करा है और उसको बहुत अच्छा फल भी मिला उसका, ऐसी कोई केस स्टडी या स्टोरी आपके पास है तो वो बताइए प्लीज। देखिए, मेरे एक कुलीग थे हमारी कंपनी में ही, और मुझसे थोड़े से सीनियर थे। तो वो कभी कभी मेरे पास संडे के दिन आ जाते थे कि भाई जरा हमारी कुंडली भी देखो। मैंने देखा उनकी कुंडली में कि 9वें हाउस में, 9th घर में, जो 9वां पक्का घर है, उसमें शुभ का चंद्रमा बैठा है, बहुत शुभ। और लाल किताब जो है वो ये कहती है कि अगर 9वें में शुभ चंद्रमा है तो ऐसा जातक कितने ही गरीब घर में क्यों ना पैदा हुआ हो, बड़े होते होते जहाज़ों का मालिक बन जाएगा। यानी ये बंदा कंपनी में टॉप पोजीशन पे जाएगा। टॉप पोजीशन होती है CMD, डायरेक्टर्स जी। तो मैंने उसको बोला कि सर आपका तो बहुत ब्राइट फ्यूचर है, और आपके जो लगन में वो जो है मंगल बैठा है, आपकी कुछ एक्सचेंज है, तो आपका तो टॉप पोजीशन पे जाना निश्चित दिखता है। कहता है, वो हंसने लगे, तो तेरे को सुबह से कोई दूसरा नहीं मिला था। मैंने कहा आया ही नहीं, आप ही आए हो, तो आप ही मिले हो। तो वो यकीन नहीं आया उनको। लेकिन ऐसा योग संयोग कि उनकी प्रमोशंस एक के बाद एक होती चली गई, और वो कंपनी में डायरेक्टर बने। क्या बात? CMD से नेक्स्ट पोस्ट होती है, और चूंकि ONGC की एक्टिविटीज बॉम्बे हाई में, समुद्र में बहुत है, तो वो उस क्षेत्र के डायरेक्टर बने। तो वो 100% भविष्यवाणी सच हुई कि जहाज़ों के मालिक हो जाएंगे, क्योंकि अब ONGC के अपने जहाज़ भी हैं, ऑफशोर में प्लेटफॉर्म्स और रिग्स भी हैं। ये हुआ। अभी पिछले साल की बात है, मेरे को बॉम्बे में एक लड़की का फ़ोन आया। वो 2 साल से डिप्रेशन में थी, और हर तरह के डॉक्टर को दिखा लिया, सब कर लिया, घर से बाहर ही नहीं निकल पाती थी। तो उसने मुझे कहीं देखा पॉडकास्ट, या ये पॉडकास्ट में नहीं, गूगल में, तो संपर्क किया। तो मैंने देखा उसकी केतु की बड़ी भयंकर समस्या थी लाल किताब के हिसाब से। तो मैंने उसको एक बहुत सरल उपाय दिया कि 400 ग्राम चने की दाल लगातार 4 दिन समुद्र में डाल दो। बॉम्बे में समुद्र है। उसने डाला, और चौथे दिन शाम को मुझे फ़ोन करती है कि गुरुजी ये तो चमत्कार हो गया, मैं आपको अपने आप को बहुत ही नॉर्मल फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, नेगेटिविटी निकल गई है। यूं नेचर से जुड़े उपाय होते हैं। लाल किताब के 150 रुपये का खर्चा था सिर्फ, और उसने पता नहीं लाख रुपया 2 लाख रुपया खर्च कर दिया था इलाज पे। पहले कुछ नहीं हुआ, इससे हो गया। और वो इतने खुश है, टाइम टू टाइम कॉल करके और भी गाइडेंस लेती है मेरे से, और बाहर जाना शुरू किया, अपनी नौकरी पे लौट आई वापस।
राकेश जी, पता है हम नई जनरेशन है जैसे, तो हम ना ये एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी पे ज़्यादा नहीं मानते हैं, लेकिन जब आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे प्रिडिक्शन करा और इतने कॉन्फिडेंस के साथ किया, मैंने कहा यार कुछ तो होता ही है, मतलब कुछ ना कुछ तो है ही। तो यही रीज़न था कि मैंने कहा कि यार आज डिस्कशन करेंगे और डीप में डिस्कशन करेंगे। अब मुझे एक और चीज़ जाननी है, जो लोग अपने आप से ट्राई करते हैं रेमिडीज़ को, मतलब लाल किताब उन्होंने पढ़ लिया, बेसिक उनका पढ़ लिया, और उसके बाद वो खुद ही एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो उसके भी कुछ कॉमन मिस्टेक्स होते हैं कि मतलब जो वो कॉमन मिस्टेक कर ही देते हैं उस चीज़ को? हाँ, हो जाती हैं, जिनको पूरी गाइडेंस नहीं है। यहाँ मैं आपको जनरल आइडिया देता हूँ कि लाल किताब का उपाय सूर्य के प्रेजेंस में होना चाहिए, यानी दिन के टाइम में होना चाहिए, जब सूरज प्रेजेंट है। कुछ 2-4 उपाय ऐसे हैं जो कि रात के होते हैं, वो मेंशन किए जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज सारे उपाय दिन के हैं। अगर बारिश के दिन है, सूरज नहीं निकल रहा, तो उपाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उपाय अफेक्टिव ही नहीं होगा। ये भी सावधानी है। और काफ़ी जनरल उपाय हैं लाल किताब के जो हर एक को सूट करेंगे, लेकिन कुछ बड़े रहस्यमय उपाय हैं जो कि कुंडली के अध्ययन के बाद ही बताए जा सकते हैं। लेकिन जनरल उपाय किसी को नुकसान नहीं करेंगे, फ़ायदा ही देंगे। अच्छा, ठीक है। सो क्या सही समय होता है उपाय करने का, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो भी एक बार आप बता दीजिए। देखिए, उपाय जो है लाल किताब एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली आपके हर जन्मदिन पे प्लैनेट्स पोजीशन चेंज करते हैं विद रेस्पेक्ट टू योर ओरिजिनल हॉरोस्कोप। तो आपको अपने जन्मदिन आने पे उसका अध्ययन करवा लेना चाहिए कि वर्षफल क्या है, लाल किताब का वर्षफल क्या है, और वर्षफल में क्या उपाय करने हैं। तो जन्मदिन के बाद इमीडिएटली जो उपाय किए जाते हैं वो बहुत प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि आपको पूरे साल के लिए बेनिफिट देंगे। और जब भी वर्षफल में 6, 8वें, 12वें में ग्रह आ जाते हैं, खास करके क्रूर ग्रह आ जाते हैं, तो वो साल को पूरा बिगाड़ देते हैं। लेकिन शुभ ग्रह जैसे हैं, गुरु है, चंद्रमा है, वो नवम में आ गए, चतुर्थ में आ गए, तो बहुत अच्छा फल देंगे। शनि लगन में आ गया, बहुत बुरा फल देगा। और शनि लगन में आ जाए और मंगल चतुर्थ में आ जाए, दोनों नीच हो गए लाल किताब कुंडली के हिसाब से, उस साल तो उस आदमी की बैंड बज जाती है। कहते हैं यार, कई लोग कहेंगे मेरा पिछला साल तो बहुत ही खराब गया है। अगर उपाय कर लिए जाएं तो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। ओके। लाल किताब में राशियों से ज़्यादा प्लैनेट पे फोकस किया जाता है। जी हाँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो लाल किताब है ना, वो प्रकृति पे आधारित है। वो काल पुरुष को मान के चलती है, पक्के घरों को मान के चलती है, और उसमें ग्रह कैसे बैठे हैं उनको मान के चलती। जैसे वो कहती कि चौथे घर में अगर अच्छा गुरु बैठा है तो वो आपको इंद्र पद दिलाएगा, यानी बहुत अच्छी पोजीशन दिलाएगा। इसका मैं उदाहरण देता हूँ। मेरे पास एक लेडी आई, 8-10 साल पहले की बात है, बॉम्बे में। उसका बेटा स्वीडन गया हुआ था, वहाँ उसको नौकरी जो मिलती थी छूटती थी, मिलती थी छूटती थी। तो मैंने उसको अध्ययन किया कुंडली को, तो मैंने उसको बोला कि आप बिल्कुल चिंता नहीं करो। उसके पक्के घरों की कुंडली थी, काल पुरुष की मेष लगन से, चौथे घर में उच्च का गुरु बैठा था। और यहाँ वैदिक और लाल किताब दोनों सहमत है। वैदिक ये कहती है कि केंद्र में शुभ गुरु बैठा कुंडली के 1000 दोषों को दूर कर देता है। और लाल किताब भी ये कहती है कि चौथे घर में बैठा गुरु बहुत बढ़िया है। तो मैंने कहा इसको नौकरी तो बहुत बढ़िया मिलेगी, अच्छे स्टेटस वाली मिलेगी, और अगले कुछ महीनों में मिलेगी। मैंने कहा आप इसके लिए एक काम कर लो। कहती क्या? अब वो वहाँ गुरु जागृत नहीं था, सोया हुआ था, उसको जगाना था। तो मैंने उनको कहा कि आप लगातार 43 डेज तक 400 ग्राम चने की दाल समुद्र में प्रवाहित कीजिए, लगातार, मिस नहीं हो। और उसने अपने बेटे के लिए की, और 4-5 महीने के बाद फीडबैक दी कि बहुत बढ़िया नौकरी मिली, बहुत बढ़िया असाइनमेंट और पोजीशन मिली है। गॉट इट।
लाल किताब में कर्मा को किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है? देखिए, लाल किताब में कर्मों पे बहुत जोर है। लाल किताब की एक आचार संहिता है अपने जीवन के लिए। वो ये कहती है, सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें। लोग इंस्टेंट गेन के लिए झूठ बोल जाते हैं और दूसरे का हो जाता है बड़ा भारी नुकसान, तो उसकी बद्दुआ लगी तो फिर उसका सत्यानाश निश्चित है। और मैं आपको वेल नोन कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या, चंदा कोचर बड़ी टॉप पोजीशन पे थे, अर्श से फर्श पे आगे देश तक छूट गया है। सबको मालूम है ये कहानी। ये कहती है, अपने रिश्तेदारों से अच्छे संबंध रखिए। बहन बेटी के घर जाते हैं, कुछ लेके जाइए, मीठा और कुछ। आसपास के जो पशु पक्षी हैं उनकी केयर कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। जैसे गाय है, कुत्ता है, कौवा है, पक्षी हैं, चींटियाँ हैं, मछलियाँ हैं। आप ये कई इलाकों में बंदर होते हैं, आप इनकी सेवा कीजिए, मतलब इनको फीड करते रहिए। और जो है नॉन वेज, एग्स और ड्रिंक्स का बिल्कुल प्रयोग मत कीजिए। ये सब कर्मा को अच्छे करने के हैं। और आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बताती है कि पिछले जन्मों के कर्म कैसे थे। जैसे कि छठा घर मैंने बताया पक्का घर बुध का है, और बुध का शत्रु जो है चंद्रमा है। छठे घर में अगर चंद्रमा बैठ गया तो आपका बुध पीड़ित हो गया। अब बुध किसको रिप्रेजेंट करता है? आपकी बहन को, आपकी बुआ को, साली को। यानी पिछले जन्म का आपका कोई इनका ऋण आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, आपने किसी का अहित किया है, वो आपका इस जन्म में सामने रिफ्लेक्ट हो गया है। उसके उपाय भी बताती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, लाल किताब कर्मा को बहुत ज़्यादा मानती है और कर्मफल को मानती है। एंड व्हाट इज़ योर हॉरोस्कोप? इट इज़ नथिंग बट कैरी फॉरवर्ड बैलेंस शीट ऑफ योर प्रीवियस बर्थ्स डीड्स। गॉट इट। क्या जो ये रेमेडीज होती है, इससे कर्मा को बैलेंस किया जा सकता है? जी हाँ, कुछ हद तक एडिटिंग हो जाती है, आपके कर्मों में कुछ डिस्काउंट हो जाता है और आपको राहत की सांस आती। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा बहुत है, तो ये काम हो जाता है। लाल किताब के हिसाब से प्री डिसाइडेड होता है सब कुछ, या फ्री विल भी कुछ होता है? प्री डिसाइडेड तो होता ही है, लेकिन उसके लिए उपाय भी तो दिए हैं लाल किताब ने, ताकि उसमें सुधार किया जा सके। अगर जैसे किसी के पास अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं है, क्या वो लाल किताब की मदद से वो सारी चीज़ अपनी देख सकता है कि नहीं देख सकता? देखिए, लाल किताब का एक नाम समुद्रिका भी है, जो बहुत कम लोगों को मालूम है। और लाल किताब जो है हथेली को लेके चलती है। जैसे मैं बताऊं, ये आपके जो काल पुरुष के हैं 12 राशियां हैं, 3 पोर हैं, ये 12 राशियां। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 राशि कुंडली है आपकी। और इस आधार पे वो हाथ की रेखाओं को और चिन्हों को देखते हुए लाल किताब कुंडली बनाने का कुछ उपाय देती है, लेकिन उतनी परफेक्शन नहीं हो सकती जितनी कि आपके कंफर्म बायोडेटा से होगी। ठीक है। क्या कोई ऐसा जर्नल उपाय है जिसके कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट ना हो, जो कोई भी कर सके? यस, ऐसे बहुत से बड़े सुंदर उपाय हैं लाल किताब के, बड़े सरल उपाय हैं जिनसे आपको फायदा होना निश्चित है। और इसका मैं एग्जाम्पल भी दूंगा आपको। जी। देखिए, डेली माथे, नाभि और जीभ पे केसर लगाइए। केसर जो है गुरु की वस्तु है और बहुत पावरफुल हर्ब है। तो यहाँ माथे पे लगाएंगे तो यहाँ हमारा आज्ञा चक्र, तो यहाँ जब आप उसको एक्टिवेट करेंगे, केसर लगाएंगे, तो आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होगा, उसमें गुरु तत्व बढ़ेगा। पर ये चंदन लगाने से कैसे एक्टिवेट होता है? क्या साइंस है? हाँ, ये चंदन लगाने से भी एक्टिवेट होता है।
और ये क्या, ये वही साइंस बता रहा हूं कि ये आपका आज्ञा चक्र है। तो यहां पे जब आप लगातार केसर या चंदन लगा रहे हैं तो आप आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं गुरु से। तो गुरु की क्या है, अच्छी सोच है, लोगों का भला करना, धर्म कर्म करना, तो आपकी प्रवृत्ति वैसी होने लगेगी। अच्छा, आप जीभ पे लगा रहे हैं तो जीभ आपकी वाणी है और कुंडली का दूसरा घर है। तो आपके धीरे धीरे लगाते रहेंगे, इतनी पावरफुल है। एक तो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी, रोगों से रक्षा होगी, आपकी वाणी मधुर होगी, प्रभावशाली होगी, लोग आपको सुनेंगे। और जब आपकी वाणी प्रभावशाली होगी, आज हम जो कर रहे हैं, जितनी मीडिया है वो वाणी पे ही तो चल रही है। तो जिसकी वाणी जितनी प्रभावशाली होगी, आकर्षक होगी, मीठी होगी, वो उतना सफल होगा। जब सफल होगा तो उसकी जो धन संपदा भी बढ़ेगी, नेम फेम भी बढ़ेगा। अब रहा नाभि, नाभि हमारे बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और इसकी इम्पॉर्टेंस आप समझ लीजिए एक उदाहरण से, कि जब भगवान श्री राम और रावण का युद्ध अंतिम चरण में था और भगवान श्री राम अग्नि बाण और क्या क्या उसके ऊपर दाग रहे थे रावण पे, रावण का कुछ नहीं हो रहा था। तो विभीषण ने कहा कि प्रभु कितने बाण चला लीजिए, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो कहते मैं आपको इसका रहस्य बताता हूं। इसकी जो नाभि है ना, उसमें अमृत है, वरदान है इसको, और जब तक वो अमृत है ये मर नहीं सकता। उस अमृत को आप जला दीजिए तो ये मर जाएगा। तो अगला बाण भगवान श्री राम ने उसकी नाभि में मारा, अमृत जल गया और उसके बाद वो मर गया। तो उसी तरह जब आप नाभि में डेली केसर लगा रहे हैं तो नाभि में अमृत तत्व एक्टिव होने लग जाता है। अच्छा, दूसरा उपाय है गाय की सेवा कीजिए, गाय को कुछ ना कुछ खिलाते रहिए। अब इसकी महिमा तो हमारे वैदिक में भी अनंत है, लाल किताब उसी से मैंने कहा ना आती, उसी से जुड़ी है। गोलोक की चर्चा है हमारे शास्त्रों में और भगवान कृष्ण को तो गोपाल के नाम से ही जाना जाता है। तो गाय की जितनी सेवा करेंगे, गाय शुक्र का रूप है, शुक्र का रूप है तो आपका शुक्र अच्छा होने लग जाएगा। शुक्र अच्छा होने लगेगा तो आपकी धन संपदा बढ़ेगी। ऐश्वर्य का, भोग का कारक तो शुक्र ही है, लग्जरी का। अच्छा, और महिलाओं का सम्मान कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए, अपने घर में अपनी माता हैं, बहन हैं, पत्नी हैं, सबका सम्मान कीजिए। आप डेली पक्षियों को दाना डालिए, बुध अच्छा होने लग जाएगा, राहु अच्छा होने लग जाएगा। चींटे चींटियों को चीनी आटा मिक्स करके देते हैं, बड़े बड़े पेड़ों की जड़ों में रहते हैं, वहाँ डाल दिया। आपने 1 कटोरी आटा डाला, हजारों चींटे चींटियाँ खाएंगे उसको। आप 1000 जनों की पार्टी नहीं कर सकते आसानी से किसी होटल में, लेकिन 1 कटोरी चीनी और आटा डालने से 1000, आत्मा तो आत्मा ही है ना जी, आत्मा सो परमात्मा। तो 1000 चींटियों का, अब तो 1000 आत्माओं का पुण्य और आशीर्वाद आपको मिल गया। ये गहराई है। और जहां तालाब है, नदी है, आप आटे की गोलियां बना के ले जाके खिलाइए, मछलियों को खिलाइए, तो आपका जल तत्व से संबंध हो गया। हमारी बॉडी में 70% जल है, प्रकृति में 70% जल है। तो जब जल के जीवों की सेवा की तो जल संबंधी कोई बीमारी आपको आएगी नहीं, उनका आशीर्वाद मिलेगा। छोटे छोटे उपाय आपको बता रहा हूं। राहु कुपित हो गया है तो राहु का प्राणी हाथी है, हाथी को गन्ने खिलाइए ना, चारा और जो है उसका वो खिलाइए, आपका राहु अच्छा होने लगे। इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है। भगवान कृष्ण गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं, वृक्षों में मैं पीपल हूं। आप प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद पीपल के वृक्ष में 1 चुटकी हल्दी पाउडर मिला के दीजिए, लेकिन संडे को पीपल को जल नहीं देते। और आप दीजिए तो पीपल के वृक्ष में भगवान कृष्ण भी हैं, उसमें पिपलाद ऋषि का वास भी है, शनि देव जी का भी वास है, हमारे पितरों का भी वास है। सिंगल विंडो क्लियरेंस। तो आपके जिन लोगों की 7.5 ढैया चल रही है उनके लिए तो बहुत ही लाभदायक है। अशुभ शनि है उनके लिए बहुत लाभदायक, मतलब इन जनरल सबके लिए लाभदायक है। तो ये उपाय इतने पावरफुल है। सूर्य को जल दीजिए तांबे के लोटे से। प्राचीन काल में ये हमारे दैनिक जीवनचर्या का हिस्सा थी। भाई आपको सूरज ही तो एनर्जी देता है, द मोस्ट पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड लाइट
एंड अल्टीमेट सोर्स इज द सन। उसके बिना तो हम अपना एग्जिस्टेंस ही नहीं देख सकते। तभी तो काल पुरुष की कुंडली में पहला पक्का घर सूरज उसका कारक है, सारा जगत उससे चलता है। तो ये रोज सूरज को जल दीजिए आप। अच्छा, प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों ने दातून किया करते थे, नीम का, कीकर का। अब हम टूथपेस्ट पे आ गए हैं, प्रैक्टिकली दिक्कत है। लेकिन अगर दातून भी कर पाते हैं तो वो भी ग्रहों को अच्छा करता है। ये भी रहस्य है। मंगल शनि जो है ना, अब जैसे नीम है वो मंगल का है, वो पेड़ भी हर ग्रहों के हैं। तो मंगल का जो पेड़ है वो नीम है, शनि का कीकर, उसमें कांटे होते हैं। तो उनसे जब आप करते हैं, एक तो वो आप नेचर से जुड़े हुए हैं और आपके ग्रह भी अच्छे होते हैं। तो ये जनरल उपाय और भी बहुत हैं, करने से जीवन अच्छा होता है। आपने अभी 7.5 के बारे में बात करी कि जब ये आती है तो लोग डर जाते हैं, 7.5 आ गई, काम करना नहीं करना है, उसके क्या उपाय होते हैं? और ये 7.5 क्या है वैसे? देखिए, अभी प्रेजेंट में कुंभ, मीन और मेष राशि की 7.5 चल रही है। सिंह राशि की ढैया है और धनु राशि की ढैया है। तो 5 राशियां तो शनि जी के ग्रिप में हमेशा रहती हैं। तो 7.5 वालों के लिए सबसे बढ़िया उपाय है, आप कौवे की सेवा करें, रोज कौवे को कुछ खिलाएं। कौवा नॉनवेज भी खाता है, जैसे कुछ लोग अंडा नॉनवेज खाते हैं तो उसको दें। वैसे 7.5 है, उन लोगों को ड्रिंक्स, नॉनवेज, एग्स से परहेज करना है, नहीं तो शनिदेव जी और कुपित होंगे। ये जो मैंने आपको दातुन बताया, ये दातुन करें। गरीबों की सेवा करें, अपाहिजों की सेवा करें। कंडीशन सप्लाई, यदि कुंडली में 10वें घर में गुरु ना हो तो, अगर नहीं तो ये नुकसान कर जाएगा। और छाया पात्र का शनिवार को शनिदेव जी के मंदिर में दान करें। अब छाया पात्र क्या है? एक लोहे की कढ़ाई लें, उसमें सरसों का तेल डालें मंदिर में जाके, और उसके ऊपर अपना चेहरा ले जाएं। दांत खुले हों तो चेहरा तेल के अंदर दिखेगा। फिर दोनों हथेलियां ले जाएं, हथेलियां तेल के अंदर दिखेंगी। साइड पलट दीजिए, नाखून वाली साइड दिखेगी। तो आपने अपनी छाया देख ली, तो ये बन गया छाया पात्र। अब शनिदेव जी कर्मफल दाता हैं, ब्रह्मांड के महान्यायाधीश हैं, CJU, चीफ जस्टिस ऑफ यूनिवर्स। आपके कर्मों का हिसाब वही करते हैं। यहाँ कर्मफल और कर्मफल दाता जो हैं वो आमने सामने होते हैं। आपने कढ़ाई रखी, और भी शनि की चीज़ें जैसे काली उड़द, काले तिल, काला कपड़ा, काला छाता, ये सब चीज़ें भी उनको समर्पित कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे कर्म फलदाता है ब्रह्मांड के महान्यायाधीश, अपना नाम गोत्र बोल के हमसे जाने अनजाने जो गलती, भूल, अपराध हुआ उसको क्षमा करें, हम पे कृपा करें, जो आपके मन की बातें हैं वो कह दें। तो ये जिनकी 7.5 चलती साल में एक बार करें, 7.5 ढैया वाले। और बीच बीच में ये शनिदेव जी के मंदिर जाते रहें शनिवार को, और उनको प्रार्थना करते रहें। और हनुमान चालीसा जितना हो सके पढ़ें। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। तो ये कीजिए, आपके ऊपर शनिदेव जी की कृपा आने लगेगी। और इनमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, हर कोई कर सकता है। और इससे 7.5 से शनि के कष्टों से बचाव होगा। कंसेशन तो आने गारंटेड है जी। मैं ना इंटरनेट पे वीडियो देख रहा था, कुछ एस्ट्रोलॉजर हैं जो लाल किताब को लेके टॉपिक छेड़ रहे हैं और बात कर रहे हैं उसके बारे में, लेकिन वो सही नहीं बोल रहे। ये चीज़ मैंने एनालाइज कर लिया, देख लिया, और मैंने थोड़ा रिसर्च भी करके देखा। अब इस फील्ड में ना बहुत सारे फेक एस्ट्रोलॉजर भी है। आपको 40 साल हो चुके हैं और आपको ढूंढ नहीं पहले महाभारत थे कि ऐसा इंसान मिल जाए जो बहुत ऑथेंटिक है, तो ऐसे बंदों का कैसा पता चलेगा जो लाल किताब में एक्सपर्ट है या नहीं है, रियल है या फेक है? देखिए, उनकी क्रेडिबिलिटी तो आजकल के दिन जो है मीडिया से ही ले सकते हैं, या कुछ जो लाल किताब के प्राचीन फेमस ज्योतिषी हैं वो मीडिया से पता लगता है, गूगल से पता लगता है, उनके पास ही जाना चाहिए। क्योंकि लाल किताब बहुत ही पेचीदगी वाली बुक है। 50,000 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 50,000।
इसमें मुझे लगता है कि जल्दी से एक्सपर्ट नहीं बना जा सकता। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप अभी भी पढ़ते हैं इसको रेगुलर बेसिस? बिल्कुल, लगातार मैं अध्ययन करता रहता हूँ, सीखने की कोशिश करता रहता हूँ। जी। आई एम ऑलवेज ए स्टूडेंट। आपकी पर्सनल लाइफ लाल किताब से कैसे बदली और आप कब जुड़े इससे? मुझे इससे जुड़े लगभग 38-39 या 40 साल जो मैं कह रहा हूँ वो हो गए हैं। और लाल किताब से मुझे बहुत सहायता मिली है। मैंने अपने जीवन को भी संवारा है। मैंने जैसे ही ये उपाय पता लगा कि प्रतिदिन माथे, नाभि और जीभ पे केसर लगाने से, तो मैंने शुरू किया और मुझे लगभग 35-40 साल हो भी गए केसर लगाते, लगातार लगाता हूँ। अभी क्या लगाया हुआ आपने? केसर लगा हुआ है मेरे माथे पे, आपने नोटिस कर लिया। तो मेरी जो, मैंने कहा ना, गुरु तत्व जागृत हो गया। रोज लगाते हैं आप ये? बिल्कुल लगाता हूँ। एक छोटी सी डिब्बी में घोल के रखा हुआ है जी। रोज लगाता हूँ। केसर खत्म होता है, केसर और डाल देता हूँ, पानी सूखता है, पानी की कुछ ड्रॉप्स डाल देता हूँ। तो मुझे ज्योतिष के लिए, धर्म कर्म के लिए, सॉरी कट कर रहा हूँ आपको, गुरु का तत्व एक्टिव हो गया, आपने ये बात बोली, तो शायद इसलिए आप टीचिंग में भी हैं, आप बता रहे हैं। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आज मैं आपके सामने कैसे आ पाया। मुझे तो पिछले साल तक कोई मीडिया में जानता ही नहीं था। ये गुरु तत्व जो एक्टिव होता चला गया इतने सालों से सतत, मैंने कहा ना, किसी भी चीज को लगातार हिट करते रहिए, वो चीज अगर पूरी नहीं टूटेगी तो क्रैक तो जरूर हो जाएगी, अगर तोड़ रहे हैं तो वो मेरा गुरु तत्व जागृत हुआ। जीभ पे भी लगाता हूँ तो वाणी पे भी आ गया, वो नाभि में भी लगाता हूँ तो वो एक्टिव होता चला गया और मैं इसमें आगे बढ़ता चला गया। जबकि ना तो मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, ना मेरे परिवार में कोई पहले ज्योतिषी हुआ है, और हम लोग पंजाबी हैं। पंजाबी लोग तो बहुत ही कम बिलीव करते हैं ज्योतिष में, तो लेकिन उसकी वजह से आता गया। और जो दूसरे उपाय हैं लाल किताब के मैंने डिस्कस किए इन जनरल, वो उपाय भी मैं करता रहता हूँ। अपने बच्चों को भी मैंने करवाए, तो मैंने देखा उससे जीवन संवरा है। और जो मेरे जो पाप थे, जो भी दुष्कर्म रहे होंगे पिछले, उसमें डिस्काउंट आ गया है। संजय भाई सीरियसली लेते हैं इसको? हाँ, मेरी कुछ बातें तो मानते ही हैं। चलिए ठीक है। अगर आपको बताना हो कि लाल किताब को एक सेंटेंस में आपको कंप्लीट करना होगा तो क्या होगा? देखिए, मैं ये कहूँगा कि जो दोनों का कंपैरिजन करते हैं, हमारी वैदिक विद्या तो वेदों से चली आ रही, लाखों साल पुरानी है, ठीक है। और एस्ट्रोनॉमी जो पैदा हुई है वो, उसकी शुरुआत गैलीलियो से हुई है। और गैलीलियो ने दूरबीन बनाई थी, टेलीस्कोप, और उन्होंने जब उससे थोड़ा अध्ययन किया, सूरज देखा, उसमें कुछ काले धब्बे देखे, कुछ बताया, तो चर्च ने उनको कोई इनाम नहीं दिया था, मृत्यु दंड दिया था। क्यों? उसने सूरज के बारे में कुछ क्यों बोल दिया? एडामेंसी और कट्टरपन उनका भी। तो जो चर्च है इटली का, जबकि वो पीसा की यूनिवर्सिटी से उन्होंने अध्ययन किया था, मतलब अगर आज की जो प्रेजेंट एस्ट्रोनॉमी, उसकी अगर फादर कहे जाएं, जनक कहे जाएं, तो वो गैलीलियो थे। अब आप कहेंगे गैलीलियो का हमसे क्या संबंध? हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ। हाँ, ये बड़ी हैरानी की बात है। गैलीलियो और गोस्वामी तुलसीदास लगभग समकालीन थे, और गोस्वामी तुलसीदास ने कोई टेलीस्कोप नहीं बनाया, कोई यूनिवर्सिटी से पढ़ाई नहीं की हुई थी। वो प्रभु राम के चरणों में समर्पित थे और कहते हैं, युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताही मधुर फली जानू। यानी आज जो नासा ने लगभग उसका डिस्टेंस नापा है, वो सेम है, और गोस्वामी तुलसीदास जनमानस के पूजनीय हैं, और गैलीलियो को सजा मिली थी। ये हमारी वैदिक ज्योतिष का कमाल है। बिना किसी दूरबीन के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, हर ग्रह का हजारों सालों से वर्णन है, और वो बिल्कुल परफेक्ट है। आज नासा ने उसको प्रूव किया। तो हमारी जो वैदिक है वो साइंस है। लेकिन लाल किताब आपने पूछा, एक शब्द में, वो टेक्नोलॉजी है। हमारे यहाँ होती भी एक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वाह, ये सोचने वाली बात है कि मतलब इतना पहले हमारे ग्रंथों में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, सटीक सूरज की कितनी दूरी है, चांद की कितनी दूरी है, किस भी प्लैनेट की कितनी दूरी है,
मतलब हर चीज़ बता रखी है और साइंटिस्ट को अब वो जानने को मिल रही है, मतलब इतना रिसर्च डेवलपमेंट के बाद। जी हाँ। ये जो लाल किताब है हमारी, इसमें किसी की अगर फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है और वो मेहनत भी कर रहा है, सारी चीज़ें है, तो क्या वो चीज़ सही हो सकती है? और सही हो सकती है तो कैसे हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, कुछ हद तक। मैंने जो उपाय बताए जनरल, उसमें सब कुछ एक एक उपाय में सैकड़ों लाभ हैं। अब देखिए, जो हमारी वाणी है, जीभ है, ये कुंडली का दूसरा पक्का घर है। ये दूसरा पक्का घर क्या बताता है? हमारा कुटुंब, हमारी वाणी, हमारा धन। तो जब इस पे गुरु तत्व और उसका कारक गुरु है, तो गुरु रोज केसर के रूप में जब लग रहा है तो आपकी वाणी अच्छी हुई, आपका प्रभाव बढ़ा, आपका धन ज़्यादा आएगा। एक ये हो गया कि आप माथे, नाभि और जीभ पे केसर लगाते रहिए। और मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया अपनी लाइफ में और दूसरे जो मेरे साथ जुड़े हैं उनके जीवन में। गाय की सेवा कीजिए। शुक्र जो है ऐश्वर्य देता है, लग्जरी देता है, संसार के सारे भोग देता है। तो गाय की सेवा करते रहिए। अब शनिदेव जी की भी कृपा चाहिए, कौवे की सेवा करते रहिए। और मछली जो है जल तत्व है, अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट है तो वो जल के थ्रू ही होना है, जहाज तो वहीं से जाने हैं। आप मछली की सेवा करते रहिए। जहाँ संभव, बिहार, यूपी और बंगाल, आसाम, नॉर्थ ईस्ट में हर गांव में पोखरियाँ हैं, तालाब हैं, तो उनकी सेवा होती रहे। और पीपल की सेवा होती रहे, फिर गुरु तत्व एक्टिव हो गया, पितरों की कृपा तक आ जाती है उसमें, तो आपकी धन की स्थिति अच्छी होने लगेगी। दूसरा जो मैंने बताया कि सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, झूठी गवाही ना दें। बहुत बुरी बाउंस बैक होती है। बड़े बड़े अमीर जो हैं अर्श से फर्श पे आए हुए हैं, सिर्फ झूठ बोलने के चक्कर में, धोखाधड़ी के चक्कर में जी। तो उससे बचिए। इन दी लॉन्ग रन आप बहुत फायदे में रहेंगे। आजकल आपने देखा ही होगा, बहुत सारे लोग ना एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारा रिलेशन सही नहीं चल रहा है, रिलेशन में ये कमी है, किसी की शादी, किसी का डाइवोर्स, किसी का कुछ ना कुछ चल ही रहा है आज की डेट में अगर देखा जाए तो। उसके लिए क्या उपाय होते हैं, आप क्या बताना चाहोगे उनके लिए? देखिए, पहले हम लोग समाज से जुड़े होते थे, संयुक्त परिवार होते थे, तो जिसको कहते हैं ना, आँख की एक शर्म होती थी, समाज का एक कंट्रोल होता था, हर एक पे सामाजिक कंट्रोल होता था। हम सामाजिक प्राणी हैं ना, आइसोलेशन में तो नहीं है। तो उस चीज़ का प्रभाव होने की वजह से संबंधों में अगर कोई दरार आती थी तो लोग तुरंत उसको रिपेयर कर देते थे। आपस में बैठा के, कि चाचा ने समझा दिया, मामा ने, भुआ ने, मासी ने समझा दिया, तो ये होता था, नहीं मासी ने कह दिया तो बस सब भूख के उनकी बात तो माननी, तो मामला सुधर जाता था। और ये हमारे रिश्तेदार भी ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ग्रह अच्छे हो जाते थे। फिर हमारी जीवनी जो है वो नेचर से भी जुड़ी हुई थी। जैसे जो खेती बाड़ी का काम करे, जमीन से जुड़े हुए, जमीन भी शुक्र को अच्छा करती है, खेती बाड़ी का काम भी जी। जो लोग घर में बागवानी करते हैं ना, किचन गार्डन, उनका शुक्र अच्छा रहता है। बागवानी तो वो अपने शौक से कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ी सब्जियां भी आ गई कि घर के लिए, और आपका शुक्र अच्छा हो गया और चीज़ों में भी सुधार होने लग जाता है। तो जब क्रूर ग्रह सप्तम भाव में बैठे हों, सप्तम भाव जो है वो पति पत्नी का स्थान है, वहाँ प्यार चाहिए, विश्वास चाहिए, और वहाँ उसका मैंने बताया था, सातवें पक्के घर का मालिक शुक्र है। शुक्र रोमांस है, सेक्स है, उसी पे बेस्ड है लाइफ। और उसका कारक बुध है, बुद्धि। तो अगर वहां क्रूर ग्रह बैठ गया, जैसे राहु, केतु, मंगल, सूर्य, शनि, ये 5 है क्रूर ग्रह। अगर इनमें से कोई एक भी बैठ गया तो बहुत वो शादी में डिले कराता है। मैंने देखा है, राहु या शनि सप्तम में बैठ गया तो बहुत ज़्यादा डिले कराता है शादी में, 35 साल, 40 साल, और कई बार तो शादी हो नहीं पाती है। अगर हो गई तो आपस में इतनी खटपट होती है कि तलाक होते देखे हैं। लाल किताब उसके उपाय भी बताती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं कि कोई बंदा बहुत मेहनती है और उसने लाल किताब के सारे उपाय करे,
और शायद वो फेल हो गया, या अगर फेल हो जाए तो अगर उसके अंदर विल है बहुत ज़्यादा, हाँ मैं करके रहूँगा जो मुझे करना है, तो वो कर सकता है इस चीज़ को? बिल्कुल कर सकते, क्योंकि इच्छा शक्ति से बड़ी तो कोई चीज होती ही नहीं है. एंड इफ यू हैव डिसिप्लिन्ड लाइफ, लाइफ विल गिव यू डिसेंसी एंड डिग्निटी. एंड इफ यू टेक इट इन ए कैजुअल वे, यू आर बाउंड टू गेट कैजुअलिटी. चॉइस इज योर्स. और इच्छा शक्ति, मैंने आपको अभी उपाय जो जनरल बताया, आप सूर्य को प्रतिदिन जल देंगे, आपकी विल पावर बढ़ती जाएगी. सूरज ग्रहमंडल का राजा है. आपकी जो इच्छा शक्ति, विल पावर, कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा. मैंने लोगों को डिप्रेशन से निकाला है इस उपाय से. पीपल को जल दीजिए, आपकी अर्थिंग हो रही है, नेगेटिविटी गई पीपल के पेड़ में, आप पॉजिटिव होके आ रहे हैं, आशीर्वाद लेके आ रहे हैं. जी. अगर कोई रेमेडी गलत समय पे की जाए या गलत तरीके से की जाए तो उसका उल्टा प्रभाव पड़ सकता है? पड़ सकता है. बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है. जैसे आपने सोचा कि अभी तक सनसेट तो हुआ नहीं है, तो जैसे वो धुंधला सा टाइम होता है, आपने उपाय कर दिया, तो एक्चुअल में तो सनसेट हो चुका है. वो बाउंस बैक कर सकता है, नुकसान इसका कर कोई सकता है. एग्जाम्पल दे सकते हो आप? आपके क्लाइंट के साथ कभी कुछ हुआ? हाँ, मैं आपको एक 5-6 साल पहले की बात बताता हूँ. राहु का उपाय एक क्लाइंट को मैंने बॉम्बे में दिया, और उसको मैंने बोला कि इसको सनसेट से आधा घंटा पहले कर लेना है. सनसेट से पहले, बाद में नहीं. और वो राहु का जो मेटल होता है, लेड होता है, सीसा कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में लेड कहते हैं. और कोकोनट्स होते हैं. तो वो मैंने बताया कि ये आप समुद्र में या नदी में डालना, तो बॉम्बे में समुद्र है. तो वो वहाँ गए बोट में चढ़ के, और उन्होंने कहा कि समुद्र में थोड़ा आगे जाके मैं छोड़ देंगे. लेडी थी वो समय निकल गया और सनसेट हो गया, टच कर गया वो सनसेट को. वो लेडी वापस जब आई, बोट से उतरने लगी, उसका पैर स्लिप हुआ और वो समुद्र के अंदर गई, यहाँ तक डूब गई थी. तो वो नाव वालों ने, दूसरे लोग जो थे, उन्होंने उसके, जब इतनी डूब गई तब उसके ऐसे उसने हाथ ऊपर उठाया था, हाथ पकड़ लिया, वापस खींच लिया, बच गई. नहीं तो डूब जाती थी. क्योंकि ये मिस्टेक वो उसने कर बैठी. मैंने उसको बहुत सावधान किया था कि सनसेट से आधा घंटा पहले तक ये हो जाना चाहिए. उसमें उसकी चूक हो गई कुछ मिनटों की, और ये हादसा होते होते बचा. उसके बाद जस्ट वो बाहर आई, उसने आके सबसे पहले मुझे फ़ोन किया कि गुरुजी ये हो गया. मैंने कहा जब तुम फ़ोन कर रही हो सनसेट हो चुका है. मैंने कहा ये मिस्टेक कर गई हो आप. और राहु सबसे क्रूअल प्लेनेट है, वो बाउंस बैक बहुत बुरा करता है. जान भी ले सकता. चली ही जाती थी, जान भी चली जाती थी अगर वो ना बचा पाते तो. जैसा आपने एग्जाम्पल दिया कि लाल किताब के जो भी उपाय कर रहे हैं, तो मतलब पॉजिटिव रिजल्ट आता है, ये तो मुझे पता है, लेकिन इसके लिए कुछ चीज़ें त्यागनी भी पड़ती हैं क्या? बिल्कुल. देखिए, त्यागने की तो सावधानियां जो मैंने बताई, लाल किताब ये कहती है सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, झूठी गवाही ना दें, नॉन वेज एग्स और ड्रिंक्स से दूर रहें, पर नारी से दूर रहें. एकदम क्लियर मेंशन है. अगर आप उपाय कर रहे हैं और ये सब भी गलत काम कर रहे हैं तो फिर आप जम के झूठ बोल रहे हैं. कईयों को हॉबी होती है झूठ बोलने की. 2-4 सेंटेंस अगर गलती से सही निकल गए तो फिर ढूंढेंगे कि क्या झूठ और बोल दें. मैंने देखा है. तो अगर इन चीज़ों को आप नहीं मान रहे तो आपने इकट्ठा कर भी लिया तो सारा साफ हो जाएगा. बाउंस बैक बहुत बुरा होता है. जी. बहुत सारे लोग ना लाल किताब को सीखना चाहते हैं. एज अ बिगनर भी अगर हम ले लें तो इसकी किताबें बहुत सारी हैं. आप कोई किताब का रिकमेंडेशन देना चाहते हैं कि भाई ये चीज़ अगर आप पढ़ोगे, ये एडिशन है, इसको पढ़ के आप सीख सकते हो? तो देखिए, ऐसा है कि बिगनर जो है उनको मैं ये बता दूं कि लाल किताब जानने से पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि लाल किताब वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ऑफशूट या टेक्नोलॉजी है. पहले तो वो समझें. क्या फिर समझे? लाल किताब जो है वो वैदिक का ऑफशूट, अच्छा, या यूँ समझ ली कि उसकी टेक्नोलॉजी है, नेचर के साथ जुड़ी हुई. जैसे लाल किताब के उपाय कैसे होते हैं? जीव जंतु को खिलाया, करेक्ट, नदी में कुछ प्रवाहित किया, जमीन के अंदर गड्ढा खोद के कुछ दबा दिया. तो नेचर से ही जोड़ती है सब आपको. कुछ नेचर ही है. अगर नेचर के साथ मिलके कोई इंसान रह ले
तो मुझे लगता है उपाय की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, इसको कैच किया है आपने, थैंक्स टू यू। तो अगर ऐसा जो है तो फिर उसके बाद अब रूपचंद जी जोशी जी इसके ओरिजिनल ऑथर हैं। वो किताब जो है मार्केट में उपलब्ध है, आप वो किताब खरीदिए, लेकिन वो हिंदी में है, लेकिन उसके जो लफ्ज़ हैं, वर्ड्स हैं, वो अरेबिक और उर्दू के हैं और फ्रेजेस में हैं। तो वो इस जनरेशन के लिए मुश्किल है। पहले देख लें उसको, पर अच्छी बात है, उसको देखें, अगर समझ आए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो बहुत से लेखकों ने उसका ट्रांसलेशन करके हिंदी इंग्लिश में, बहुत से ऑथर हैं, आप चेक कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप ले सकते हैं। आपको देखिए बेसिक आइडिया तो सारे सही दे जाएंगे, अब उसमें आगे बढ़ना आप में कितनी विल पावर है, इंट्यूशन है, लगन है, उस पर डिपेंड है। जब आप इन रेमेडीज़ के बारे में बात कर रहे थे ना, वो ऐसा लग रहा था कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी अगर ऐसे काम किए जाए तो ये सारी चीज़ें बढ़िया रह सकती है। क्योंकि अभी मैं ना एक प्रॉपर्टी पे गया था, हम ट्रैवल करने गए थे, तो हमें मछलियों को आटा खिलाया मैंने, तो आपका एग्जांपल वहाँ पे समझ में आया। कल ये है हमारे प्रोडक्शन के अंदर, ये बोल रहा कि मैंने कल जो मेरा छोटा सा पार्क है वहाँ पे वो करी है, मतलब सब्जी उगाई है, ये करा वो। तो मतलब ये तो सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो नेचुरल, मतलब डेली लाइफ से, बिल्कुल वही कह रहा हूँ, डेली लाइफ की नेचर से जुड़ी चीजें करते रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है, नेगेटिविटी निकल जाती है। जब आप थोड़ा सा जो खेती बाड़ी करते हैं, जमीन खोदते हैं, पौधे लगाते हैं, उनसे सब्जियां आ गई तोड़ते हैं, किचन गार्डन पहले कॉन्सेप्ट था, तो सब फ्लैट शिफ्ट हो गया, नहीं तो पहले किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट था। हर एक के किचन के पीछे छोटा सा, चाहे वो 10 बाई 15 फुट का ही जगह हो कच्ची, और घर में कच्ची जगह होना, लाल किताब कहती है, बहुत ज़रूरी है। कच्ची जगह से आपका शुक्र एक्टिव रहता है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है जी। और आप उसमें अगर अपने आप को संलग्न कर लेते हैं, थोड़ा बहुत आप खेती बाड़ी करते हैं उसमें, तो आपका शुक्र और अच्छा हो जाएगा। जी। जो अभी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, क्या स्टार्टिंग पॉइंट उनके लिए ये लाल किताब हो सकता है? नहीं, जो एस्ट्रोलॉजी जो सीख रहे हैं ना, उनके लिए स्टार्टिंग पॉइंट लाल किताब नहीं हो सकता है। जो स्टार्टिंग पॉइंट वैदिक के पहले ग्रहों को, राशियों को, नक्षत्रों को वो समझें, उनके प्रभाव को समझें, फिर उसको अप्लाई कैसे करना है, वो लाल किताब है। ठीक है। आपके जो क्लाइंट होते हैं और जो उनका चार्ट होता है, आप उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करते हो और उसका फ्लो क्या होता है? एक देखिए, चार्ट के लिए सबसे पहले नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। आजकल तो सॉफ्टवेयर उपलब्ध है, उसमें डाल के उसका वैदिक के हिसाब से हॉरोस्कोप बन जाता है, और वैदिक के हिसाब से कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, कौन से कुंडली में रुकावट और दोष हैं, तो उसके हिसाब से क्या रेमेडीज़ होनी चाहिए, उसके जीवन में क्या गाइडेंस देनी चाहिए इन जनरल, वो बताई जाती है। फिर उसको मैं अपने माइंड के अंदर ही उसको मैं लाल किताब के हिसाब से देखना शुरू करता हूँ कि लाल किताब के कौन से योग इसमें बनते हैं जी, गॉट इट, और उसके क्या उपाय होंगे, क्या बेनिफिट होंगे, लाल किताब के हिसाब से भी उसकी गाइडेंस दी जाती है। सो आई एम द ओनली एस्ट्रोलॉजर हु गिव्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन एंड ब्लेंडिंग ऑफ लाल किताब एज वेल एज वैदिक एस्ट्रोलॉजी। फिर लाल किताब का वर्षफल होता है, आपके हर जन्मदिन पे लाल किताब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो ग्रह हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। वो लाल किताब का गोचर है, लेकिन वैदिक का गोचर अलग होता है। उसका एक टेबुलेशन है कि किस साल में आप चल रहे हैं, उसमें कौन सा ग्रह, कौन से घर का ग्रह कौन से घर में चला जाएगा। उस समय उन ग्रहों को बैठाने के बाद अगर कोई ग्रह 6, 8वें, 12 जाता है तो वो अशुभ फल देता है। उनकी लाल किताब की रेमेडी सजेस्ट की जाती है और उसमें जो शुभ ग्रह हैं उसके बारे में बताया जाता है। जैसे कि अगर लाल किताब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वर्षफल में शनि आपके अष्टम भाव में आ गया तो ये बहुत अशुभ फल देगा, एक्सीडेंट करा सकते हैं, आपका बड़ा लॉस करा सकता है। तो उसके लिए बहुत सरल उपाय है। 8वें खाने में आया 8 यूनिट यानी 8 किलो। अब शनि की चीज़ क्या है?
शनि की चीज़ है काली उड़द साबुत। 8 किलो साबुत उड़द आप नदी में प्रवाहित कर दीजिए शनिवार को। अब 8 किलो उड़द में आपके 1.5 लाख के दाने हो जाएंगे लगभग। छोटे छोटे दाने होते हैं। ये जाके उसमें फूलेंगे पानी में। पानी के जो जीव जंतु हैं और मछलियां हैं उसको खाएंगी, आपके गुण गाएंगी। आपकी नेगेटिविटी जो 8वें शनि की थी वो निकल गई, चौथे में वो शिफ्ट हो गया। प्लैनेट शिफ्ट हो जाते हैं टेम्परेरी तौर पे, और आपके लिए बड़ा अच्छा है। जल तत्व से आप कनेक्ट हो गए। शनि जो है वायु तत्व है, निकल गई आपकी जो है नेगेटिविटी निकल गई जी। अब वो शनि का नुकसान आप पे नहीं आएगा। गॉट इट। लाल किताब के एस्ट्रोलॉजर्स वैसे काफ़ी कम हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि टफ भी है। दूसरा, मुझे लगता है कि जो इंसान समय के साथ बदलता नहीं है वो पीछे तो रह ही जाता है। सबसे बड़ी बात, आप समय के साथ बदले, आपने यूट्यूब वीडियोस बनानी स्टार्ट करी और आप काम कर रहे हो और रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ये आप लोगों का सहयोग है। एंड जैसे मैं देखता हूँ बहुत लोग इसमें एक्टिव नहीं हो पाते। इवन मैं आपको अपने बता देता हूँ, मेरे पेरेंट्स भी एक्टिव नहीं है, लेकिन आपको देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप इस ज्ञान को आगे लेके जा रहे हैं और डिजिटल तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। ये गणपति जी की कृपा है, माँ सरस्वती की कृपा है जी। और मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे लोग आजकल किताब वगैरह पढ़ना पसंद नहीं कर रहे, है ना, वो टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा लाल किताब की कोई ऐसी एप्लीकेशन भी है जहाँ से उपाय देखे जा सके या पढ़ा जा सके? कोई एप्लीकेशन है ऐसा कुछ? देखिए, ये मेरे नॉलेज में नहीं है, क्योंकि लाल किताब अगर एक जो उसका ज्ञाता है वो अच्छी तरह अध्ययन करके बताए तो वही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपस में ग्रहों का कोरिलेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे कि लाल किताब ये कहती है, एकादश भाव में अगर केतु बैठा है तो चंद्र बर्बाद, शब्द ही ऐसे उसके। यानी आपको अगर चंद्रमा कितना ही बढ़िया बैठा हो वैदिक के हिसाब से, 11वें घर में केतु बैठा तो चंद्रमा के प्रभाव निष्फल हो जाएंगे। 11वें घर में अगर चंद्रमा बैठा है तो केतु के प्रभाव निष्फल हो जाएंगे। तो ये चीज़ों को, और भी बहुत से, मैंने बताया ना, हजारों की तादाद में योग हैं। अब वो कहता है कि शनि अगर पहले घरों में है, पहले घर मतलब 1 से 6 तक, 12 घर होते हैं टोटल, और राहु बाद के घरों में है 7 से 12 के बीच में, तो शनि आपके अच्छे प्रभाव देगा, चाहे वो वैदिक के हिसाब से कैसा भी है जी। तो ये सब कॉम्बिनेशन देखने के लिए मेरे नॉलेज में नहीं कि कोई ऐप हो सकती है, आजकल ऐप का ज़माना है जी, बट आई एम नॉट अवेयर। ठीक है। आपके हिसाब से एस्ट्रोलॉजी और स्पेशली लाल किताब का सोसाइटी में फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट हो सकता है? कि फ्यूचर होगा कि नहीं होगा? जैसे टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ती जा रही है, अब लोग डिजिटल होते जा रहे हैं, ज़माना चेंज होता है, तो आपको क्या लगता है इसका क्या फ्यूचर हो सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष चाहे लाल किताब है या वैदिक है, अद्भुत है। आप अपना जो गाइडेंस लेते हैं, कंसल्टेंसी लेते हैं, काउंसलिंग लेते हैं, वो एक सब्जेक्ट वाइज है। अब मेडिकल में भी जाएंगे ना, डेंटिस्ट अलग है, हार्ट का स्पेशलिस्ट अलग है, लीवर का अलग है, डायबिटोलॉजिस्ट अलग है। लेकिन आपकी जो आज की भागदौड़ की ज़िंदगी है, लाइफ में जो अस्थिरता है, चैलेंजेस हैं, कुछ भी परमानेंट नहीं है। इतनी तेजी से समाज बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है। तो जीवन को अच्छा करने के लिए एस्ट्रोलॉजी आपको इंटीग्रेटेड सलाह देती कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी वेल्थ कैसी रहेगी, आपके पत्नी से संबंध कैसे रहेंगे, आपकी और चीज़ें, बिजनेस कैसा रहेगा, आप कैसा बोल पाएंगे। तो आपको सारी की सारी जनरल गाइडेंस यहाँ से मिल जाती है। अगर अष्टम में कोई बुरा ग्रह आया है, कुंडली में अगर शनि और मंगल इकट्ठे बैठे हैं अष्टम में, द्वादश में, इंडिकेशन है ये कैंसर होगा। और मैंने देखा है 90% केसेस में हो जाता है। आपको बीमारी कौन सी होगी वो भी इंडिकेशन आ जाता है। जी। लाल किताब के हिसाब से जो लोग जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, उसके हिसाब से वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं अपनी? बिल्कुल, अपने ग्रहों को देखते हुए डिसीजन ले सकते हैं। जी। अब थोड़ा सा ना लाल किताब के बारे में हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया। आपने प्रिडिक्शन करी थी ट्रम्प वाली, सबसे शॉकिंग वो था, इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपने कर दिया, जबकि ओपोनेंट लोग ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे और उनके जीतने के ज़्यादा चांसेस थे। हाँ जी। और आपने कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया ट्रम्प, और ट्रम्प ही आ गया। तो अब हम भी भारत के ऊपर थोड़ी सी भविष्यवाणी करेंगे।
एंड सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो मोदी जी हैं हमारे, उनके फ्यूचर के बारे में कि अब नेक्स्ट भी वही होंगे या कौन हो सकता है हमारे पीएम। देखिए, मोदी जी की कुंडली में वृश्चिक लगन और वृश्चिक ही राशि है और उनके 10वें भाव में शुक्र और शनि बैठे हैं। मैंने कहा ना, लाल किताब के हिसाब से 10वां पक्का घर शनि का, और शनि खुद वहाँ बैठा है और शुक्र उसका मित्र है। और जो उनका सूरज है वो बैठा है कन्या राशि में। तो उस हिसाब से हम देखें तो मंगल इनके कुंडली का बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेनेट है। वो इनका लग्नेश भी है और राशिपति भी है। जब लग्नेश और राशिपति सेम हो जाएं तो जो भाषा यूज़ होती है ना, डबल इंजन की सरकार, कुंडली में वो स्ट्रेंथ आ जाती है। और इनकी जो महादशा चल रही है वो चल रही है मंगल की। मंगल इनका डिग्रियों में थोड़ा कम है और मंगल के साथ चंद्रमा बैठा है। लग्नेश और भाग्येश दोनों इकट्ठे लगन में बैठ के बड़ा जबरदस्त राजयोग। अच्छा। और देश का प्रधानमंत्री हो, इससे बड़ा राजयोग क्या हो सकता है। सही बात। और ये जो इनकी महादशा चल रही है, इसको इन्होंने कोनो नेशनल पार्क में 8 चीते अपने जन्मदिन पे 2022 में छोड़ के मजबूत कर लिया था। ये सब एक चीजों लाल भी बहुत किताब ध्यान का रखते हैं। बहुत बड़ा उपाय था। चीता जो है वो मंगल है। लाल किताब हर प्राणी को, हर जीव को ग्रह से जोड़ती है। और चीता जो इतना पावरफुल है, उसको धरती पे सबसे ज़्यादा तेज गति से दौड़ने वाला जानवर है। भागता हुआ मंगल है, ऊर्जा का भंडार है। तो इनकी जो मंगल की महादशा चलेगी, ये चलेगी 28 अप्रैल 2028 तक। मंगल की दशा में इनका राइज होता चला जाएगा। और अभी जो अतिचारी गुरु होगा वो भी इनको क्विकली कुछ ना कुछ बेनिफिट देता चला जाएगा। उसके बाद इनकी शुरू होगी राहु की महादशा नवंबर 2028 से। राहु की महादशा इनकी बहुत अच्छी जाएगी क्योंकि राहु पंचम भाव में राजयोग कारक होता है और उस पर केतु, सूरज और बुध की दृष्टियां हैं पंचम भाव में। 10वें भाव में शनि और शुक्र हैं। चतुर्थ में गुरु है। रिकॉल कीजिए, मैंने कहा था चतुर्थ में गुरु इंद्र पद दिलाता है, कुछ देर पहले मैंने आपको कहा इसी पॉडकास्ट में। और मंगल की पूरी दृष्टि है गुरु पे, चौथी शुक्र और शनि की दृष्टि है। तो कुल मिला के ये योग बहुत प्रबल है। और मोदी जी राहु में, राहु उनका 11 अगस्त 2031 तक है। तो तब तक तो ये प्रधानमंत्री हैं 2031 तक। जी हाँ। और उसमें आएगा 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो उसमें जो इलेक्शन की डेट्स क्या फिक्स होती हैं, कॉमन आ जाएगा ना, वह सरकार क्या निश्चित करती है, उस हिसाब से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। और 2031 से 2034 के बीच में मोदी जी ये पद को छोड़ देंगे। अच्छा। अब सवाल उठता है कि मोदी जी के बाद कौन? हाँ, नेक्स्ट पीएम कौन हो सकता है? जी हाँ, नेक्स्ट पीएम कौन हो सकता है? तो थोड़ा हम लॉजिक भी लगाएंगे कि आज के दिन सबसे प्रभावशाली मुख्यमंत्री जिन्होंने माफिया को कंट्रोल किया, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया, प्रांत का विकास बहुत तेजी से कर रहे हैं, और कुंभ जैसा विशाल मेला जो दुनिया में यूनिक है, कहीं और होता ही नहीं है। योगी जी ने कितना अच्छा ऑर्गेनाइज किया, प्रबंध किया है, अद्भुत है ये। इतनी आबादी तो आप पूरे यूरोप को मिला लो जितने लोग स्नान करके गए हैं, और अमेरिका की भी जोड़ दो तो नहीं होती है। और इनका लगन सिंह है।
सिंह तो जंगल का राजा होता है। और इनकी राशि कुंभ है। संयोग देखिए, कुंभ का मेला भी इन्होंने इतना बड़ा ऑर्गेनाइज किया, राशि भी कुंभ है। 12 राशियों में एक ही राशि कुंभ है जिसके नाम पे मेला होता है, किसी और राशि के नाम पे कोई मेला नहीं होता है इस तरह का। और इनके पंचम भाव में, पंचम भाव क्या है? हायर एजुकेशन है, धर्म कर्म भी है, रोमांस है, चिल्ड्रन हैं, आपके बच्चे हैं, विद्या का स्थान है, अथॉरिटी है, राजा की मोहर है। वहाँ गुरु जो है अपनी राशि धनु का बैठा है। धनु बोलते हैं धनुष को। वहाँ गुरु जो है अपने पराक्रम के रूप में है। और मैंने कहा था ना कि जो पंचम भाव में गुरु या सूरज हो, तो गुरु है तो इनके गुरु ने इनका उत्थान करा दिया। और पंचम भाव का गुरु बताता है पिछले जन्मों का पुण्य फल बहुत ज्यादा लेके आए हैं। छठे घर में राहु है, शत्रु हंता होता है छठे घर में राहु। ऐसे जातक जो राजा होते हैं, राजयोग है, और शास्त्र ये कहते हैं कि ऐसे जातक को फांसी तक देने का अधिकार है। भावार्थ पे जाएगी, इतनी बड़ी अथॉरिटी होती है। और सप्तम भाव का चंद्रमा है जो मासेस को रिप्रेजेंट करता है इनका। और मैं कोइंसिडेंस बता दूं कि ट्रंप साहब का लगन भी सिंह है। अच्छा। और इनकी कुंडली का सबसे हीरो प्लेनेट जो मंगल है, क्योंकि सिंह लगन का हीरो प्लेनेट चतुर्थेश और भाग्येश मंगल लाभ स्थान में शुक्र के साथ बैठा है। और पंचम के गुरु को पूरी दृष्टि से देख के परिजात योग बना रहा है। इनका पब्लिक में बहुत प्रभाव होता है, ऐसा योग है। और गुरु और शुक्र की दृष्टि जो मिलती है ना, इसको शंख योग कहा जाता है। तो शंखनाद किनका होता है? राजे महाराजाओं का होता है। वो नाद हो रहा है, हमेशा वो चर्चा में, वो शंखनाद लगातार हो रहा है जब से आए। रोज कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा काम होता है, ऐसा शासन व्यवस्था को लोगों के सुख के लिए, लोगों के बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, खेल कूद के लिए, हर दिशा में इनका प्रांत आगे बढ़ रहा है। और अभी जो एयरपोर्ट आ रहा है नोएडा में, वो शायद इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है। उससे जो गजब की जीडीपी चेंज होगी, टूरिज्म चेंज होगा। अभी कुछ दिनों की बात है, वो शुरू होने वाला है। और केतु द्वादश में मोक्ष का कारक होता है। दसम भाव में मरकरी, सन और सैटर्न है, जबरदस्त राजयोग है। और इनकी जो महादशा, दसम भाव का जो स्वामी है वो शुक्र है। अब देखिए, यहाँ वैदिक और लाल किताब दोनों को मैं जोड़ता हूँ। दसम भाव में वृषभ राशि है, उसका स्वामी शुक्र है और वो लाभ स्थान में गया हुआ है। अब वैदिक को भूलिए। 10वां पक्का घर, लाल किताब कहती है शनि का पक्का घर है, इसका कारक भी शनि है, तो शनि भी दसम घर में बैठा है, वृषभ राशि में बैठा है। और सूरज दसम घर का सबसे पावरफुल होता है, कारक भी होता है। ये अथॉरिटी है, राज सत्ता है, पार्लियामेंट है, सीनेट है। तो दसम का सूरज जबरदस्त राजयोग कारक है। कंडीशंस अप्लाई कि ऐसा इंसान या तो अपना सिर वाइट कैप से ढक के रखे, सफ़ेद पगड़ी से ढक के रखे, या सिर को मुड़वा दे, शनि को हटा दे यहाँ से, काला जो है, ये हमेशा मुंडन कराए रहते हैं। और जो 10वें भाव का वैदिक के साथ स्वामी लाभ स्थान में गया। शुक्र की महादशा सबसे लंबी होती है 9 ग्रहों में, 20 ईयर्स, 20 साल की। और ये महादशा शुरू हुई है इनकी 5 अक्टूबर 2024, अभी कुछ महीने पहले, और चलेगी 5 अक्टूबर 2044 तक। 44? हाँ, 20 साल की होती, 24 में शुरू हुई, 44 तक चलेगी। और इनका जो वीनस में मून आएगा वो 2030 तक। उसके बाद वीनस में जब इनका मून के बाद मंगल आएगा जो योग कारक प्लेनेट है। जैसे ही वीनस और मंगल इनके इकट्ठे बैठे हैं, वो इनका समय होगा 2031 में, 30-31 का।
उस समय पे इनके प्रधानमंत्री के प्रबल चांसेस हैं, योग हैं। और चूंकि शुक्र दशम सत्ता का स्वामी है और तीसरे भाव का, पराक्रम भाव का, तो ये 2044 तक प्रधानमंत्री। अब आगे आइए, जैसे ही ये महादशा खत्म होगी, इनकी सूरज की 6 साल की महादशा शुरू होगी जो 2050 तक चलेगी। सूरज तो दशम में वैसे ही बैठा और ग्रह मंडल का राजा है, अपनी महादशा में वो दशम भाव में बैठा, तो वो राज सत्ता ही देनी है उसने। मीन्स ही विल कंटिन्यू एज ए प्राइम मिनिस्टर टिल 2050। तो 2050 तक बीजेपी कहीं जा नहीं रही है। सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना अच्छा काम कर रही है, सब देख रहे हैं, तो फिर दुनिया देख रही है, हम तो क्या। तो फिर राहुल गांधी का क्या होगा? देखिए उनका क्या होगा वो तो आप लोग देख ही रहे हैं क्या होगा और वो क्या होता है। लेकिन 2050 तक तो ये बहुत क्लियर है कि ये होगा। ठीक है। और जब वो पीएम के कैंडिडेट में चले जाएंगे या पीएम बन जाएंगे तो यूपी में कौन आ सकता है, किसके चांसेस है? देखिए उसके बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यूपी से, लखनऊ से आने वाले हमारे एक सांसद हैं राज्यसभा के, सुधांशु त्रिवेदी जी। अगर आपने देखा हो, वो भी फायर ब्रांड हैं। उनका जो नॉलेज है ना, मतलब सटीक बात करते हैं, उदाहरण और तथ्यों के साथ बात करते हैं। और गूगल में भी आप सर्च करोगे तो इतनी तेजी से सर्च नहीं होगा जितनी तेजी से वो लिंकअप करते हैं पुरानी घटनाओं को, सैकड़ों साल पुरानी घटनाओं को और नामों को। तो मुझे ये लगता है यूपी से आते हैं और उनकी जो सोशल मीडिया पे उपलब्ध है, डेट ऑफ बर्थ उपलब्ध है, उनकी समय उपलब्ध नहीं है। तो मैंने ये अध्ययन किया कि उस दिन चंद्रमा अपनी स्थिति बदलता है, तो चंद्रमा पूरा दिन ही उनका जो त्रिवेदी जी का है मिथुन राशि में है। तो हम चंद्र लगन से कुंडली पकड़ लेते हैं, वो भी वैलिड होती है। और मिथुन का स्वामी बुध होता है, वो अपनी दूसरी राशि कन्या में बैठा हुआ है, बहुत प्रबल है। और इनकी जो बुध की महादशा चलेगी 2033 तक चलेगी। ये जबरदस्त राजयोग कारक महादशा है। तो मुझे ये दिखता है कि जब योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो त्रिवेदी जी के बड़े चांस लगते हैं कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। और उसके पहले भी मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में आपको ये मंत्री के रूप में दिखे। बहुत ही योग्य है। मुझे ना बहुत दुख हुआ जब पहलगाम कश्मीर में जो अभी इंसिडेंट हुआ है। मतलब एक पत्नी रो रही है, हनीमून पे गई है अपने पति के साथ, और वो नेवी ऑफिसर था, मतलब नॉर्मल इंसान ही था, उसको गोली मार दी। वो मतलब आतंकवादियों ने क्या कुछ नहीं करा वहाँ पे, जो करा है उन्होंने। आपको क्या लगता है, क्या एक्शन हो सकता है, क्या होगा? देखिए ये दुखद घटना जो घटित हुई है 22 अप्रैल को हुई है। पहले तो हम जरा ज्योतिषीय विश्लेषण करते हैं। हाँ, ये हुआ क्या, मतलब डेट? तो मैं सबको कंबाइन करते हुए चलता हूँ। 22 का अगर टोटल करेंगे तो 4 होता है। तो अंक ज्योतिष के हिसाब से ये राहु का नंबर हो गया। एक बात, क्रूर प्लेनेट है। मंगलवार का दिन है, मंगल भी क्रूर ग्रह है। और उस समय चंद्रमा मकर राशि में, शनि की राशि है, और उसमें धनिष्ठा नक्षत्र में है। तो धनिष्ठा नक्षत्र भी मंगल का है, यानी मंगलवार को मंगल के ही नक्षत्र में चंद्रमा मूव कर रहे हैं। राहु की तिथि आ रही है और शनि को बिल्कुल सामने से कर्क राशि में से मंगल खुद देख रहे हैं, और मंगल इसमें कर्क राशि में नीच के चल रहे हैं। और उधर से प्रकृति में मीन राशि में पिशाच योग या श्रापित योग बना हुआ है। तो उस सारे नेगेटिव फैक्टर तो आ गए। और दूसरा, प्रतिदिन 1.5 घंटे का राहु काल होता है। तो मंगलवार को जो राहु काल होता है मोटा मोटा 3 बजे से 4:30 बजे तक होता है, और लगभग
इसी टाइम में ये दुखद घटना हुई है और हमारे निर्दोष सज्जन भारतीय धर्म के नाम पे मारे गए हैं। धर्म पूछ पूछ के कि अगर आप हिंदू हो तो गोली मारी गई। इससे दुखद 21वीं शताब्दी में इससे बड़े राक्षस कोई हो नहीं सकते। ये मानवता पे कलंक है। अब उन लोगों को भी अपनी भाषा में सुधार कर लेना चाहिए जो ये कहते हैं आतंक का कोई धर्म नहीं होता है। अभी भी उनको कोई शक है क्या? तो ये दुर्घटना हुई है। अब इससे पूरा राष्ट्र व्यथित है और जितने राइट थिंकिंग कंट्रीज हैं सब ने मोदी जी को शोक संदेश भेज के अपनी पूरी सपोर्ट प्रकट की है और भविष्य में ऐसी घटना करने की कोई हिम्मत ना करे और देश में हमेशा शांति रहे और हमारे सारे नागरिक सुरक्षित रहें। उसके लिए हमारी सरकार बहुत सजग है, बहुत कैपेबल है और उसकी उचित कार्यवाही आप जुलाई से पहले पहले देखेंगे। गॉट इट। हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर ही लिए, लाल किताब, थोड़े सा प्रेडिक्शन भी हमने कर लिया है। अब मेरी ऑडियंस को ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है, जो आती है न्यूमरोलॉजी में। अच्छा, हाँ हाँ। तो एक बारी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उनकी करेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात उठाई है और है भी बहुत सरल, क्योंकि हर एक को अपनी जन्मदिन का तो पता होता ही है और ये अंक ज्योतिष अंकों का खेल है और अंक है 1 से 9 तक। तो जिसमें जो पहला अंक है 1, जो लोग 1 तारीख को पैदा हुए हैं, 10 तारीख को पैदा हुए हैं, 19 को पैदा हुए हैं और 28 को पैदा हुए हैं, उनका टोटल जो है 1 आएगा जी। अब 1 जो है वो सूर्य का अंक है। सूर्य का अंक है वो ग्रह मंडल का राजा है। यानी ऐसे जातक जो हैं बहुत ही कॉन्फिडेंट होंगे, अच्छी विल पावर के होंगे और उनमें थोड़ा ईगो तो होगा क्योंकि राजा का अंक है। और उनकी चाल में भी, बॉडी लैंग्वेज में भी वो रिफ्लेक्ट होगा। ऐसे लोग बड़े अच्छे प्रशासक होते हैं, बड़े डिसिप्लिन होते हैं और ये सरकारी सर्विसेज में, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं या बिजनेसमैन है तो सरकार से संबंधित जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो इनको मिल सकते हैं, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं लाइक दिस। और इनका सर्कल जो है सरकारी जो ऑफिसर्स हैं उनके बीच में बड़ा अच्छा बन सकता है। ये तो हुआ 1 नंबर। अब 2 नंबर जो है वो चंद्रमा का है। 2, 11, 20 और 29, इनका टोटल करेंगे तो 2 आएगा। ये चंद्रमा का अंक है। बड़ा भावुक है चंद्रमा, इमोशनल है, माता का प्रतीक है चंद्रमा। और ये बड़े मेंटल क्रिएटिविटी बड़ी अच्छी होती है इनकी। चंद्रमा तो छन छन बदलता है ना, तो इनका दिमाग बहुत उछलता है और भावनाएं बहुत प्रबल रहती हैं। तो ये बड़े मतलब क्या कहते हैं, रोमांचकारी भी होते हैं, रोमांटिक भी होते हैं और क्रिएटिव भी होते हैं। भाषा बड़ी इनकी मधुर होती है और ये जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में, टीचिंग के काम में, जिसको ब्राह्मण के काम कहते हैं, ज्योतिष के काम में बड़े अच्छे होते हैं ये। और ये अगर माता के पांव छू के रोज आशीर्वाद लेते रहें, पूर्णमासी के दिन, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के सामने बैठें, कुछ मिनट ओम सोम सोमाय का जाप करें तो इनको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। एक चीज़ मेंशन करूंगा, अभी जो हमने 1 अंक लिया था सूरज का, वो सूरज को प्रतिदिन जल देते रहें, गायत्री मंत्र का पाठ करें तो और अच्छा होगा। अब नंबर 3 आ जाइए, ये गुरु का अंक है। तो 3 नंबर, 12 नंबर, 21 नंबर और 30, ये 4 डेट्स जो हैं इनका टोटल 3 आता है। ये गुरु का नंबर है। इनमें गुरुत्व होगा, गंभीरता होगी, ज्ञान होगा। ये दूसरों को ज्ञान बहुत अच्छा बांट सकते हैं। ये जो यूट्यूबर है ना बहुत से, ये इस अंक वाले हैं।
क्योंकि ये ज्ञान दे रहे हैं, अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं। ये बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, ज्योतिषी हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, मंत्र ना, सलाह देना, मंत्री का मतलब जो मंत्र ना दे। तो ये बहुत अच्छे मिनिस्टर, मंत्री हो सकते हैं और इनका समाज में बड़ा मान सम्मान होता है। ये अधिकतर अगर पीले रंग के कपड़े पहने, केसर का तिलक लगाएं, पीपल को जल दें, तो इनके गुरु तत्व और एक्टिव हो जाएंगे और बहुत अच्छा होगा। ये 3 नंबर की बात हुई। अब आपको मैं इसका एक गहरा भेद बताता हूं। 1 नंबर सूरज का, 2 नंबर चंद्रमा का और 3 नंबर गुरु का। ये 3 के कॉम्बिनेशन से ही कुंभ का मेला लगता है। कभी सिंहस्थ और कभी कुंभ जो है कुंभस्थ, और कभी जो है वृषभ वाला, जो मेले लगते हैं अलग अलग जगह पे, हरिद्वार में, उज्जैन में, प्रयागराज में, नासिक में, जो इस तरह जो मेले लगते हैं। अब ये 3 देवता प्लेनेट हैं, सूर्य, गुरु और चंद्रमा। चौथे नंबर पे आता है 4, जो है वो राहु है, और राहु तीनों के सामने आके खड़ा हो गया है। तीनों का दुश्मन है, देवताओं का दुश्मन है। और राहु से ही अमृत कलश को बचाने के लिए ये देवता भागे हैं उठा के, और उसकी बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, त्र्यंबकेश्वर में गिरी हैं, जहां कुंभ के मेले लगते हैं। इनकी तारीख क्या होगी 4 नंबर की? 4 नंबर, मतलब ये अंक का जो गहरा रहस्य शायद आपने पहले किसी से ना सुना हो। आगे राहु तैयार खड़ा है इनको चेक करने के लिए। 4, 13, 22, ये तीनों तिथियां 4 बनेंगी, राहु की हैं। राहु की तिथि वाले ये बड़े जो हैं आक्रामक होते हैं, बड़े शातिर होते हैं। तो ये पॉलिटिक्स में बड़े सक्सेसफुल जाते हैं, बात को घुमा जाते हैं, अपने काम को जैसे भी है, चाहे दूसरे का कुछ भी करना हो, बाई हुक एंड क्रुक ये कर जाते हैं। तो इनको जो अपना प्रभाव अच्छे करने के लिए अपाहिजों की, अपंगों की, कोढ़ियों की सेवा करनी चाहिए। और राहु का जीव है हाथी, उसकी सेवा करनी चाहिए। और इनको भी मैं कहूँ कि ये झूठ ना बोलें, झूठी गवाही ना दे, राहु इसके बड़ा विरुद्ध है। दूसरा क्या है, राहु के वस्त्र नीले हैं, तो मैंने देखा कि आजकल के युवा जो हैं कटी फटी जीन पहनेंगे फैशन के नाम पे। भाई इससे राहु जो है बहुत कुपित होता है और शुक्र आपका खराब हो जाता है, तो आप इससे बचाव करें। 5 नंबर वो जो है बुध का नंबर है। बुध को लाल किताब में देवताओं का लौंडा कहा गया है। ऐसे शब्द भी आते हैं। और 4 टोटल 9 हैं, 1 से 9 तक। 4 तो पहले हमने गिन ली, ये 5वां है, इसके बाद फिर 4 है। ये बिल्कुल मध्यम में है। ये जो लेजन है ना, वो इसके हाथ में है। ये सबका साथ सबका विकास वाला है। इसको देव ग्रुप से भी दोस्ती है, असुर ग्रुप से भी दोस्ती है इसकी, तभी इसकी दोनों में चलती है। और ब्रोकर क्या करता है, लेजन करने वाला, जो जिसने खरीदना है उसको भी सेट कर लेता है, जिसने बेचना है उसको भी सेट करता है, डील करवा देता है। मध्यस्थता। और इसका रंग हरा है। और आप हमेशा अपने हाथ में घड़ी पहनिए और मेटल वाली पहनिए, बुध के प्रभाव आपको अच्छे मिलेंगे। आप कन्याओं की सेवा कीजिए, कन्या पूजन कीजिए, बुध के प्रभाव अच्छे मिलेंगे। आप अपनी बहन बेटी की बहुत केयर कीजिए, भुआ की, साली की, वो प्रभाव अच्छे मिलेंगे। पक्षियों को हरी मूंग भिगो के सुबह डाल दिया कीजिए, बुध के प्रभाव बहुत अच्छे मिलेंगे। और आपके लिए मध्यस्थता, लेजन, बिजनेस, ये दरबार खुला हुआ है। अब हम बात करेंगे मूलांक 6 की। 6 नंबर, 15 नंबर,
24। इन डेट्स में जो पैदा होते हैं उनका मूलांक 6 बनता है और ये शुक्र का नंबर है। माँ लक्ष्मी जो हैं इसकी देवी हैं। ऐसे लोग बहुत ही जो हैं खुश मिजाज होते हैं, समाज में उनका बहुत अच्छा मान सम्मान होता है और उनका फ्रेंड सर्कल बहुत होता है। मेंटल क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है। फाइन आर्ट्स के बड़े शौकीन होते हैं, म्यूज़िक के, एक्टिंग के, सिंगिंग के, और वो बड़े रोमांटिक भी होते हैं क्योंकि शुक्र जो है रोमांस भी देता है, लव भी देता है, सेक्स भी देता है और जितने दुनिया के लग्जरी हैं सब कुछ देता है। तो ये बड़े सौभाग्यशाली, अगर सबसे सौभाग्यशाली अंक कोई माना जाए 9 में तो वो 6 ही है। ओके। और शुक्र जो हैं ये दैत्यों के गुरु हैं। इनका रंग सफ़ेद है, तो 6 अंक वाले सफ़ेद कपड़े ज़्यादा पहने, बड़ा शुभ होगा। सुबह नहाने के बाद हल्का टैल्कम पाउडर लगाएं, परफ्यूम लगाएं, इत्र लगाएं, चेहरे पे क्रीम लगाएं, शुक्र और जागृत होगा। हमेशा धुले हुए सुंदर कपड़े पहने। ये गाय की सेवा करें, गाय शुक्र का प्रतीक है। लक्ष्मी माता की सेवा करें, लक्ष्मी मंदिर में जाएं। अपने घर में जो बहन है, बेटी है, माता है, पत्नी है, सबका सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें, मछलियों को दाना डालें। तो ये छोटी छोटी बातों से जो जीवन में सुख और समृद्धि और बढ़ेगी। अब बात करते हैं मूलांक 7 की, नंबर 7 की। 7 है और 16 है और 25 है। ये 3 तिथियां जो हैं इनका टोटल मूलांक 7 ही है। ये केतु का अंक है। लाल किताब केतु को नेकी का फरिश्ता कहती है। तो इसके टोटल नेगेटिव मतलब नहीं निकाले जाएं। इसमें पॉजिटिविटी बहुत है, सडन गेन भी देता है, आपको नेकी की तरफ भी प्रेरित करता है। और इसके देवता हैं गणेश जी। आप गणपति जी की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, अपंगों की सहायता कीजिए, गरीबों की सहायता कीजिए। तो आप देखेंगे कि केतु का जो प्राणी है वो कुत्ता है। कुत्ते को दूध पिलाइए, रोटी खिलाइए और जो चीज़ें हैं खिलाइए। कुत्ते को खास करके काला कुत्ता हो या सफ़ेद और काला मिक्स कलर का हो, स्ट्रीट डॉग होते हैं, आप उनकी सेवा करते रहिए। देखिए केतु के प्रभाव बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। अब बात करते हैं मूलांक 8 की। इसका तो डिज़ाइन ही है जैसे इन्फिनिटी का होता है। ये खड़ी इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी यूं होती है, तो इसमें तो अनंत शक्तियां हैं। ये शनिदेव जी का नंबर है। 8 नंबर, 17 नंबर और 26 नंबर शनि के नंबर हैं जिनका टोटल 8 आता है। और 26-11 का तो चर्चा हमेशा होती है। तो 8 वाला नंबर जो है शनि का है और इसमें कुछ नेगेटिविटी भी है। शनि जी से आप सभी डरते हैं। तो 8 नंबर वाले जो हैं उनको सफल होने के लिए डार्क कलर के कपड़े पहने। शनि का रंग काला है, काले कपड़े भी पहन सकते हैं। कुत्ते की सेवा करें, कौवे की सेवा करें, अपाहिजों की सेवा करें और जो है काले काने लंगड़े लूल्हे उनको भी कुछ करें। कोड़ियों की सेवा करें। तो इससे शनिदेव जी प्रसन्न होते। काली चीज़ों का दान करें। छाया पात्र का जो मैंने बताया वो इन पे भी एप्लीकेबल है। तो आपके शनि जी के प्रभाव अच्छे होंगे। ये कर्मफल दाता है, ब्रह्मांड के महान्यायाधीश हैं। तो 8 नंबर है, उसका सम्मान कीजिए और पूरे के पूरे उनके अनुशासन में रहिए। अनुशासनहीनता ये बिल्कुल पसंद नहीं करते। 9 नंबर यूनिवर्सल नंबर है। ये मंगल का नंबर है। 9 नंबर, 18 नंबर, 27 नंबर, मूलांक 9। और ये साल का भी जो नंबर बनता है 9, 2025 मंगल का साल है। तो मंगल जो है वो बहुत ऊर्जा से भरा हुआ है, एनर्जी का सोर्स है, फर्नेस है, ये जलता हुआ तंदूर है। ऐसे लोग बहुत जो है ना पराक्रमी होते हैं, बहुत ऊर्जावान होते हैं। इस नंबर के जो हैं खिलाड़ी हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं। 9 नंबर मंगल का सर्जरी में भी चक्कू यूज़ होता है।
सर्जन हो सकते हैं, सेनाध्यक्ष हो सकते हैं, पुलिस में, आर्मी में अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं जी। और मंगल को अच्छा करना है तो हनुमान जी की जितनी भक्ति हो सकती है कर लीजिए, मंगल आपका अच्छा होता चला जाएगा। और आप जो है ये जो कुश्ती वाले अखाड़े हैं, पहलवानों की जाके सेवा कीजिए, जैसे कभी उनको दूध पिलाइए। गाँवों में अभी भी अखाड़े चलते हैं, ले जाइए आप गर्म दूध की बाल्टी भर के उनको पिला के आइए, देखिए वो खुश होंगे, आपका मंगल बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। और लाल रंग की वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं, लाल रुमाल अपने पास रखिए। और मूंगा तो आपको ज्योतिष के सलाह से पहनना है, तो आपके जो है प्रभाव 9 नंबर के भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये नटशेल में हमारे अंकों की कहानी है, अंक ज्योतिष का आधार है। जी राकेश जी, मैं बता नहीं सकता, मुझे आपसे बात करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मेरा तो मन कर रहा है 1-2 घंटे और बैठ जाए तो और लंबा खिंच जाएगा लेकिन वो दूसरी बारी ज़रूर बैठेंगे। श्योर। मैं चाहता हूँ कि कोई आखिरी नोट आप मेरे लिए देना चाहते हैं, ऑडियंस के लिए देना चाहते हैं, तो प्लीज़ वो बताइए। देखिए, मानव जीवन अनमोल है। ये भगवान की असीम अनुकंपा है कि हमें इस धरती पे मानव के रूप में भेजा है। तो हमारे आचार विचार व्यवहार अच्छे होने चाहिए। जैसे लाल किताब कहती, सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, झूठी गवाही ना दें, किसी का हक ना मारें, किसी को धोखा ना दें, व्यसन ना करें, महिलाओं का सम्मान करें और अपने आप को नियमित दिनचर्या में रखें। डेली प्राणायाम, योगा, व्यायाम ज़रूर करें। अगर आपका शरीर तंदुरुस्त है ना, तभी आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम करते हो आगे बढ़ सकते हैं। और ये इन चीज़ों की भी कंपाउंडिंग होती है। तो ये कीजिए, अनुशासन में रहिए, प्रभु चरणों में प्रीति रखिए, अपने कर्म अच्छे रखिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। जी बहुत मज़ा आया आपसे बात करके एंड थैंक यू सो मच। आप आए, इतना टाइम दिया आपने, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आई होप आपने इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और अच्छे अच्छे पॉडकास्ट लाने के लिए आप लोगों के लिए। और मैं बता दूं, एक और हमने पॉडकास्ट किया है एस्ट्रोलॉजर के साथ, जो कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, जिसके अंदर हमने बात की है कि आप करोड़पति बनने की क्या रेमेडीज़ हैं, जो कि बहुत पावरफुल रहा है। साइड में जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करो, इस पॉडकास्ट को अभी के अभी देखो। मैं आपसे मिलता हूँ इस वाले पॉडकास्ट में।